जय हिंद दोस्तों, फिर उज्जवल परिवार की तरफ से हाजिर भाई आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के। और जो आज की जो क्लास रहेगी भाई वो करंट की रहेगी। काफ़ी भारी डिमांड है। बहुत से जो मेरे भाई बहन हैं उन्होंने सब ने बोला सर करंट की क्लास चाहिए, करंट की क्लास चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बता दूं आप लोगों को कि भाई जो आज जो हम ये जो क्लास रहेगी ये हमारी 8 तारीख का करंट रहेगा। और 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक का जो करंट है वो क्लासें मेरे पास रखी हुई हैं। जब भी कभी ऑफलाइन होगा या किसी संडे वगैरह को जब भी मौका मिलेगा तो 4-5 घंटे की क्लास रहेगी, वो आप लोगों के बीच में डिलीवर कर दी जाएगी। आज ये 8 तारीख का रहेगा। उसके बाद आज डेली का डेली आप लोगों को करंट हम यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। जो भी क्लास रहेगी करंट की, थोड़ा सा समय आप लोगों को ज़्यादा लग सकता है लेकिन कंटेंट वही मिलेगा जो ऑफलाइन आप लोगों को मिल रहा था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी जो करंट की। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूं, एक अभी हाल ही में एक चर्चा का विषय रहा है टॉय क्लस्टर। तो सबसे पहले बात ये आती है कि टॉय क्लस्टर है क्या, और ये चर्चा का विषय था तो क्या था इसके अंदर और क्यों। तो पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, टॉय क्लस्टर चर्चा का विषय रहा भाई। सबसे पहले बात तो ये आती है कि टॉय क्लस्टर बनाया कहां गया है। तो कोप्पल टॉय क्लस्टर, इसका जो नाम रहेगा आपका कोप्पल टॉय क्लस्टर रहेगा। यहां पर थोड़ा सा फास्ट रहूंगा भाई, थोड़ा राइटिंग देख लेंगे आप लोग। तो कोप्पल टॉय क्लस्टर कहां पर बनाया जा रहा है आपका? कर्नाटक के अंदर भाई, कर्नाटक के अंदर बनाया जा रहा है। इसकी बात करें, देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले तो आवश्यकता इसलिए पड़ी कि क्लस्टर का मतलब होता है समूह। भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं, जो खिलौनों का जो व्यापार है वो सबसे ज्यादा बिखरा हुआ है। कोई फैक्ट्री कहीं लगी है, कोई कहीं लगी है, कोई कहीं दूर दूर। तो यहां पर ये क्लस्टर बनाया जा रहा है, यानी कि एक समूह बनाया जा रहा है कि यहां पे बहुत सारी कंपनियां रहेंगी और वहां पर आपके लिए जो आपके बच्चे हैं उनके लिए खिलौने बनाए जाएंगे। तो जो आपका खंडित विखंडित जो आपका कहीं व्यापार है उसको एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए या उसमें वृद्धि करने के लिए आपको टॉय प्रदान करने के लिए इस क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है या इसको शुरू करने की बात की गई है। ये जो शुरू किया जा रहा है आपका, ये मार्च 22 के अंदर इसको शुरू किया जाएगा। मार्च 2022 में इसको प्रारंभ करने की बात कही गई है। दूसरी बात करें, इसे 400 एकड़ भूमि में, कहां पर? कर्नाटक में 400 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा। 400 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा। साथ ही बात करें इसके उद्देश्य की कि भाई टॉय क्लस्टर बनाने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो उद्देश्य इसमें एक ही है कि जितनी भी जो कंपनियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करना और इसको बढ़ावा देना। टॉय जो या आपके खिलौने का जो व्यापार है इसको बढ़ावा देना। इसके पीछे रीजन ये था कि 2020 में, सुनना भाई ध्यान से, 2020 में हमने 1.5 बिलियन का व्यापार रहा था। आयात करे थे हमने खिलौने, इतने रुपए के खिलौने हमने आयात करे थे। खिलौनों का आयात किया गया। अब इतना सारा पैसा बाहर जा रहा है तो जरूरी बात है कि गवर्नमेंट के भाई कान खड़े होंगे ही होंगे। दूसरी बात करें, एक और सबसे इसमें मोटी बात यह आ जाती है कि इसमें 90% जो खिलौने थे वो आपके चीन और ताइवान के थे। चीन और ताइवान के थे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस टॉय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस क्लस्टर का जिक्र किया गया 2022 के अंदर। साथ ही बात करें हम इसके अंदर ये और की, अब इसकी स्थापना से क्या होगा आपका 25,000 आपके क्या प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे, प्रत्यक्ष। और यहीं पर अगर हम बात करें तो 1 लाख आपके 1 लाख जो रोजगार हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होंगे। देखो कितने लोगों को तो रोजगार मिलेगा भाई,
और दूसरी बात है कि कितना पैसा हमारा बचेगा जो कि बाहर से हमने आयात किया है, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टॉय क्लस्टर की बात करी है, जो कि चर्चा का विषय रहा है। साथ ही हम बात करें इसमें, इससे पहले अगर हम महत्व की बात करते हैं तो इससे पहले महत्व की अगर बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने की भी इसलिए इस महत्व को हम समझ सकते हैं कि भाई पैसा आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो अर्थव्यवस्था भी आपकी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। ओके, इसमें 35 टॉय क्लस्टर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 35 टॉय क्लस्टर गवर्नमेंट का टॉय क्लस्टर का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो 35 टॉय क्लस्टर का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। दूसरी अगर हम बात करें इसके साथ ही 2021 में, फरवरी 2021 में, फरवरी फेब 2021 में 8 जो खिलौना समूह, 8 खिलौने समूह को मंजूरी दी गई। ये कहां पर बनने थे आपके 8, जिनमें अगर हम बात करते हैं 8 में तो 3 आपके एमपी के अंदर, एमपी में आपके 3, राजस्थान में आपके 2, 3 एमपी में है आपके, राजस्थान में 2 हैं, उसके बाद एक उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर आपका 1 है, कर्नाटक के अंदर आपका 1 था भाई, कर्नाटक में 1, तमिलनाडु में आपके 2, 2, 3, 4, 5, 9, तमिलनाडु में 1 है, तमिलनाडु में 1 है भाई। ये इस तरीके से आपके 8 को मंजूरी मिली थी, या 8 क्लस्टरों को पहले मंजूरी दी गई है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब सुनो मेरी बात, दोबारा से एक बार रिवीजन करते हैं इसका। देखिए, अगर प्रोजेक्टर होता तो क्लास या भाई वो दूसरे टाइप का बोर्ड होता तो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, बट जो ऑफलाइन जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं उन्हें पता है हमारी प्रॉब्लम का। चलिए भाई, हमने बात करी टॉय क्लस्टर, आपका चर्चा का विषय रहा। कहां पर? कोप्पल टॉय क्लस्टर के नाम से इसको जाना गया। कहां पर बनाया जा रहा है? आपका कर्नाटक के अंदर बनाया जा रहा है। मार्च 2020 में इसको प्रारंभ किया जाएगा। 400 एकड़ भूमि में इसको बनाया जाएगा। 1.5 बिलियन जो आपका डॉलर थे, या कह सकते हैं डॉलर का हमने आयात किया था खिलौनों का 2020 के अंदर। इस बात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है, टॉय क्लस्टर बनाने की स्टार्टिंग की शुरू किया है, या इस खिलौने व्यापार की तरफ है ध्यान दिया है। इसमें 90% चीन और ताइवान से आते थे। ये भी हमारे लिए बात ठीक नहीं थी भाई। इससे क्या होगा, टॉय क्लस्टर बनाने से क्या होगा, इस टॉय क्लस्टर बनने से कर्नाटक के अंदर 25,000 को रोजगार प्राप्त होगा प्रत्यक्ष। 1 लाख लोगों को आपका क्या रहेगा, अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं फरवरी 2021 में, इससे पहले 8 खिलौनों समूह को मंजूरी दी गई थी, जिसमें से 3 एमपी में बनने थे आपके, 2 राजस्थान में, 1 यूपी में, 1 आपका कर्नाटक और 1 तमिलनाडु के अंदर आपके टॉय क्लस्टर बनने थे। महत्व की बात मैंने आपको बताई दी है, 2-3 बार रिपीट कर दी है। अब चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब एक बार कर्नाटक का जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा एक बार कर्नाटक का जिक्र कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, रफ कर रहा हूं, साथ के साथ थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे। स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ेगी भाई, आपको पता है। देखो भाई, लॉकडाउन के बारे में कुछ संयत सा बना हुआ है, बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ेगा। किसी का बढ़े ना बढ़े, ध्यान रखना। एजुकेशन वालों का जरूर लॉकडाउन बढ़ने वाला है, ये कंफर्म दिमाग में रखना। सारी चीजें रहेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन एजुकेशन आपकी सबसे खराब चीज मानी जा रही है आजकल भाई। सबसे पहले उसी को रोका जा रहा है। बहुत से पॉइंट है लोगों के पास एजुकेशन रोकने के। चलो इस पे मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लग जाएगी किसी के दिल को कोई बात, खम खा के परेशान हो जाएगा। चलिए भाई दोस्तों, बात करें एक बार थोड़ी सी कर्नाटक की। कर्नाटक का जिक्र हुआ था तो कर्नाटक की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो स्थापना ले लो। स्थापना की बात करें, कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी तो आपको पता है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 19, साथ के साथ नोट करेंगे भाई, ये मैं फास्ट नहीं हूं, धीरे ही हूं। 1 नवंबर 1956 को इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। राजधानी की बात कर लो। राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो बेंगलुरु इसकी क्या रही है, राजधानी है भाई। साथ ही अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी सिटी, कर्नाटक की सबसे बड़ी सिटी की बात करें तो ये भी आपकी क्या है, बेंगलुरु ही है। साथ के साथ लिखेंगे भाई, ओके। उसी के साथ बात करें एक बार, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर ले लें। विधानमंडल की बात करें, कर्नाटक का जो विधानमंडल है किस प्रकार का आपका, द्विसदनीय है।
मतलब ये कि कर्नाटक का जो विधानमंडल है, द्विसदनीय विधानमंडल, विधानमंडल आप लोग समझ सकते हैं, विधानमंडल आपका एक सदनीय भी हो सकता है और दो सदनीय भी। अगर एक सदनीय होगा तो खाली विधानसभा होगी, विधानसभा होगी, और द्विसदनीय होगा तो साथ में क्या होगा आपके विधान परिषद होगी भाई, विधान परिषद भी होगी। तो कर्नाटक के अंदर आपकी विधानसभा भी और विधान परिषद भी है। यहां पर पूछा जाता है एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार रिपीटेशन में भी है, कि भारत के अंदर एकमात्र सीएम कौन है जो विधान परिषद के सदस्य है। तो आपको पता है महाराष्ट्र के सीएम है। साथ ही ये पूछ लिया जाता है आप लोगों से, अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत के अंदर कितनी विधान परिषदें वर्तमान के अंदर, या कितने जो आपके विधानमंडल है द्विसदनीय है, तो 6 हैं। ये भी आप लोगों को अच्छे से, विधानमंडल की अगर हम बात करते हैं तो देश के अंदर 6 हैं, और सीएम की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के सीएम जो साहब सीएम साहब हैं, महाराष्ट्र के जो सीएम साहब हैं ये आपके क्या है विधान परिषद के सदस्य हैं। ओके साथ ही बाल ठाकरे परिवार से इस पद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति भी कह सकते हो आप, इस तरीके से भी इस बात को समझ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आप लोगों के बीच में आ सकता है। विधानमंडल की बात हो रही थी, अब आ जाओ यहां पर हम इसकी सीटों की बात कर लेते हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं, या विधान परिषद की सीटें, विधान परिषद ले लो पहले भाई। विधान परिषद की अगर सीटों की बात करें हम तो शायद ये 75 हैं। विधान परिषद की सीटें आपकी 75 हैं। विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, विधानसभा में आपकी 2 to 5 हैं सीटें। साथ ही बात करें राज्यसभा की सीटों की बात करें और लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटें आपकी 28 है, राज्यसभा की आपकी 12 है। ये आपका स्टैटिक डाटा है, देख लेना भाई आप इसको एक बार अच्छे से, क्योंकि किसी लेवल पे पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी कहीं पर भी पूछा जा सकता है। आजकल जीके का कोई लेवल नहीं रहा है, ध्यान रखना। करंट के साथ हम यहाँ पर अपना स्टैटिक और रिमिक्स एक क्लास देने की कोशिश करते हैं। मेरा टारगेट ये रहता है कि जो ये करंट जीके की जो क्लास, इस क्लास के साथ में आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सारी की सारी एक साथ बेहतरीन तरीके से डिलीवर हो, और आने वाले समय में इस क्लास का लेवल दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, बहुत ऊपर तक जाएगा। बट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्लास को स्किप नहीं करना है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। क्यों? पिछली वीडियो में भी मैंने एक हम्बल रिक्वेस्ट रखी थी, आप लोगों ने उसको शेयर नहीं किया, ना ही प्यार दिखाया उस पर। कुछ लोग हैं बेचारे जो दिखाते हैं, प्रेम भी दिखाते हैं, देख भी रहे हैं भाई, हमारा फर्ज है हम पूरा कर रहे हैं। लॉकडाउन में आपके बीच में टीचर आ रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, अरे शेयर करने के भी पैसे लगते हैं क्या? बस इतनी सी बात है, हमें कोई बहुत बड़ा राजनेता थोड़ी बनना है। सिर्फ इतनी सी बात है कि लोग एजुकेशन का लेवल आंक लेते हैं कि यार 200 लोगों ने देखा होगा या 300 लोगों ने देखा होगा इसको, तो क्या लेवल रहा होगा। बस ये एक थोड़ा सा दर्द है एजुकेशन को लेकर के, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप शेयर करें ना करें डजंट मैटर, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चलिए भाई, विधान परिषद आपका 75 है, विधानसभा, हाँ रिक्वेस्ट सिर्फ एजुकेशन को लेकर के है, आप इस चीज को मत समझना कि पता नहीं किस लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 225 विधानसभा की सीटें, राज्यसभा की आपकी 12 हैं, लोकसभा की आपकी 28 सीटें रही हैं। ओके, कर्नाटक की अगर हम बात करें, कर्नाटक के सीएम की बात कर लो एक बार भाई, जब सीएम का जिक्र चला है तो कर्नाटक के जो सीएम हैं ये आपका बसवराज बोम्मई है, बसवराज बोम्मई साहब हैं कर्नाटक के। और सीएम, उसी के साथ गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो राज्यपाल आपके कौन है? थावरचंद गहलोत हैं भाई, थावरचंद गहलोत साहब हैं, ये आपके सीएम और उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। ओके, उसी के साथ हम बात करते हैं कर्नाटक का जो हाई कोर्ट है उसका नाम क्या है? कर्नाटक का जो हाई कोर्ट है, कर्नाटक उच्च न्यायालय, उसका नाम क्या है? कर्नाटक उच्च न्यायालय, ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है। ओके, साथ ही क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं कि कर्नाटक उच्च न्यायालय, कर्नाटक का जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है, बस हल्का सा क्वेश्चन डाला तुम्हारे बीच में, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसी के साथ बात करें एक बार हम इसकी प्रमुख नदियों की, आपसे पूछी जा सकती है प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो कावेरी है, कृष्णा है, कृष्णा कावेरी है, उसके बाद आप कह सकते हो गोदावरी है, गोदावरी घटप्रभा है, गोदावरी घटप्रभा, चित्रावती भी है भाई, चित्रावती भी यहीं की है। ओके, तुंगभद्रा, उसके बाद आपका पोनियार है, खाली भद्रा भी यही है भाई आपकी, ठीक है। उसके बाद वर्षभावती है, लक्ष्मण है, वर्षभावती है, वर्षभावती है। उसके बाद है सिमसा है, हेमावती है, सिमसा, हेमावती,
देखो कावेरी होगा, कृष्णा होगा, गोदावरी होगा, घटप्रभा होगा, तिरुवती होगा, तुंगभद्रा होगा, पेनियार हो गया, भद्रा, लक्ष्मण होगा, वर्ष भावती हो गया आपका, सिमसा होगा और हेमवती। ये यहाँ की क्या है भाई आपकी प्रसिद्ध नदियां हैं। एक चीज, एक क्वेश्चन और काफी बार रिपीटेशन में आ जाता है भाई, आप थोड़ा सा साथ के साथ नोट करेंगे, कष्ट करेंगे। नृत्य को लेकर के हम बात करते हैं, इसके नृत्य कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। नृत्य को ले लो आप, यक्षगान सीधा सा काफी बार रिपीटेशन में था भाई, यक्षगान कर्नाटक के प्रसिद्ध नृत्यों की अगर हम बात करते हैं तो प्रसिद्ध नृत्य यक्षगान है। उसके बाद अगला आपका आ जाएगा ढोलुकुनिया, ढोलुकुनिया। तीसरा जो आपका बनेगा भाई वो बनेगा नागमंडला है, जुडो हेली है, नागमंडला। चौथा जुडो हेली आपका ये, हाँ जुडो हेली है भाई, जुडो हेली। पांचवा आपका है बनेगा आपका कृष्णा पारिजात है। छठा आपका जो नृत्य बन रहा है भूता आराधना है भाई, लोक नृत्य हो रहे पूरे पूरे आपके कर्नाटक के भाई, ठीक है। उसके बाद आपका वीरगासे नृत्य भाई आपका, यह भी कर्नाटक का ही है। और आठवां रहेगा आपका बेलाटा नृत्य, ये आपके प्रसिद्ध नृत्य हैं, काफी बार पूछे जाते हैं भाई। देखो यहां पर मैंने बात करी, किसकी बात करी, नदियों की, आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, गोदावरी, कृष्णा, घटप्रभा है, तिरुवती है, तुंगभद्र है, पेनियार है, भद्रा है, लक्ष्मण है। उसके बाद हमने सिमसा की बात करी, हेमवती की बात करी, साथ ही फिर हमने नृत्यों की प्रसिद्ध नृत्य, दूसरा पॉइंट आ जाता प्रसिद्ध नृत्यों में हमने ढोलुकुनिया है आपका, नागमंडला है, जुड़ा हेली है, साथ ही बात करें वीरगामी नृत्य है आपका, भूताराधना है, कृष्णा परिजात है, बेल्टा नृत्य, ये सारे के सारे आपके प्रसिद्ध नृत्य कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। अभी यहाँ पर एक कर्नाटक के नेशनल पार्क और ले लो, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो कर्नाटक के नेशनल पार्क, मुख्य मुख्य की अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो बनेरघट्टा है, बनेरघट्टा हो गया आपका, ओके, पहला बनेरघट्टा। उसी के बाद आपका बांदीपुर एनपी है, बांदीपुर मैं सीधा एनपी लिखूंगा, नेशनल पार्क भाई, एनपी का मतलब नेशनल पार्क समझ जाना आप। दूसरा भाई, तीसरा जो आपका रहेगा ये अंशी राष्ट्रीय उद्यान है डांडोली में, अंशी राष्ट्रीय उद्यान ये पर कहां पर आपका डांडेली में है भाई। चौथा आपका रहेगा भाई, चौथा आपका रहने वाला है कहां पर, ये है आपका कुदेरमुख, ये आपका कहां, ये नेशनल पार्क हो गया। एक आपका है मुदुमलाई, ये आपके कुछ प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन की बात करी थी हमने, क्वेश्चन शुरू किया था हमने कि आपका जो टॉय क्लस्टर बनाया जा रहा है, एक मिनट सुनेंगे, टॉय क्लस्टर आपका कहां बनाया जा रहा है, कोप्पल टॉय क्लस्टर आपका कर्नाटक के अंदर बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है, महत्व की अगर हम बात करते हैं तो खिलौनों के व्यापार को बढ़ावा देना और बहुत सारी संख्या में खिलौनों को प्रोवाइड कराना, या अर्थव्यवस्था को लेकर के भी आप इसकी बात कह सकते हो, बेरोजगारी मिटाने के लिए, क्योंकि जो कोप्पल के अंदर जो टॉय क्लस्टर बनाया जा रहा है उससे 25,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करें 2020 के अंदर हमने 1.5 बिलियन डॉलर के टॉयों का क्या किया था, आयात किया था, जिसमें हम 90% कहें तो चीन और ताइवान के थे, ये भी बात ध्यान में थी, ठीक है। इसी के साथ बात करें 2021 फरवरी 2021 के अंदर हमने 8 जो समूहों को दिया था, जिसमें 3 जो टॉय क्लस्टर आपके बनने वाले थे, एमपी के अंदर बनने वाले थे। समूह की बात करूं तो मैं उसी के साथ बात करें हम 2 राजस्थान के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक के अंदर, एमपी यूपी के अंदर, ये आप लोगों के बनने वाले थे। साथ ही फिर हमने थोड़ी सी बात करी, किसकी बात करी, अपने कर्नाटक की बात करी। कर्नाटक की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक की स्थापना हुई थी। साथ ही इसकी बात करें राजधानी की तो बेंगलुरु, सबसे बड़ा सिटी की बात करी तो वो भी आपका बेंगलुरु ही है। साथ ही हम इसकी बात करी हमने कि भाई इसके जो विधानमंडल है वो कितने सदनीय है, तो द्विसदनीय विधानमंडल है। विधान परिषद की सीटों की बात करें 75 हैं। विधानमंडल की बात करें, विधानसभा की बात करें तो 225 225 सीटें आपकी यहाँ पर रही हैं। साथ ही हमने इसके साथ बात करी कि भाई इसके लोकसभा की सीटें कितनी है, तो लोकसभा की सीटें 28 हैं। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो
तो राज्यसभा की सीटें भी आपकी कितनी है, 12 हैं। ये हमने विधानमंडल की बात करी। सीएम साहब थावरचंद, आप सॉरी, राज्यपाल आपके थावरचंद साहब हैं, ये भी हमने बताया। साथ ही बात करी हमने किसकी, सीएम साहब की भी बात करी थी हमने। सीएम साहब अपने कौन है, तो ये भी आपके बीच में बात हुई है। साथ ही हमने बात करी थी अपनी कि भाई इसके प्रसिद्ध नृत्यों की बात करी, तो नृत्यों की भी बात यहाँ पर हुई है कि कौन कौन से, डोलू कुनिया है, नागमंडला है, जुड़ा हेली है, साथ ही कृष्णा, परिजात, भूता, आराधना, विरंगा। साथ ही हमने नदियों की कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, घटप्रभा, चित्रावती, हेमावती, लक्ष्मण, ये सारी की सारी आपकी प्रमुख प्रमुख नदियों की बात हुई है। साथ ही फिर हमने नेशनल पार्क की बात करी, तो बनेरघट्टा, बंदीपुर, अंसी राष्ट्र डांडोली के अंदर है, केंद्रमुख है, उसके बाद मधुमलाई एनपी, ये सारी की सारी हमने यहाँ पर हल्का सा एक थोड़ा सा जानकारी ली। किसके लिए, कर्नाटक की। कर्नाटक की जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर करने की कोशिश करी। साथ ही वन्य जीव अभयारण्य की अगर हम बात करेंगे तो यह है कबिनी वन्य जीव, एक और लास्ट इसकी वन्य जीव अभयारण्य की बात कर लो भाई। वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कबिनी है आपका, कबिनी वन्य जीव अभयारण्य हो गया आपका। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा फास्ट रहेंगे भाई, डेंडली है भाई आपका, डेंडली वन्य जीव अभयारण्य है। तीसरा आपका ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य कह सकते हो आप इसको, जो कुरुग के अंदर है। उसके बाद चौथे की अगर हम बात करते हैं तो रंगनाथितु है आपका, ये श्रीरंग में है भाई। ओके, साथ ही अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक का हमारे को जिक्र मिलता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिलता है आप लोगों को। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हिस्ट्री से जोड़ूंगा, 1 सेकंड और लूंगा आप लोगों इस क्वेश्चन के ऊपर। आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने देश को एकता के सूत्र में बांध के रखा, देश को एकता के सूत्र में बांधा। सबसे पहला शासक भी था। हम इसी शासक को यह भी कह सकते हैं कि पहली अंतरराष्ट्रीय बहुदेश के अंदर लाने वाला शासक भी वही था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, और चंद्रगुप्त मौर्य ने, एक क्वेश्चन आप लोगों से यहां और पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था, ऐसा कौन महान शासक था जिसने बाद में अपना जो स्वर्णबेल, जो स्वर्णबेल गोला की जो पहाड़ियां थी वहां पर कर्नाटक के अंदर जाकर के अपना संलेखना पद्धति के द्वारा, किस पद्धति के द्वारा, संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राणों को त्यागा था। तो कर्नाटक का जिक्र हमारे को वहां पर भी मिलता है, चंद्रगिरी की पहाड़ियों में, और इसीलिए से चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर भी चंद्रगुप्त की गिरी की पहाड़ियों का वहां पर जिक्र किया गया। पहला ऐसा शासक जिसने देश को एकता के सूत्र में बांधा। दूसरा, अंतिम समय इसने स्वर्णबेलगोला की पहाड़ियों पे बिताया। संलेखना पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें लंबे समय तक खाली सिर्फ हवा के जरिए ही रह करके अपने शरीर को त्याग करना, और ये उन्होंने त्यागा था भाई। यहां पर एक क्वेश्चन है कि उन्होंने अंतिम समय में किस धर्म के द्वारा, या एक सीधा सा क्वेश्चन, किस धर्म के द्वारा अपने, कह सकते हैं कि किस आराधना के द्वारा अपने प्राणों को त्यागा, ये भी कह सकते हैं संलेखना पद्धति। तो यहां क्वेश्चन ये भी बनता है कि संलेखना पद्धति का संबंध किस धर्म से है। चलिए दोस्तों, बहुत हो गया कर्नाटक के ऊपर, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। ये शायद आपने नोट कर लिया भी होगा, नहीं किया है तो कर लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन भाई साथ के साथ आप नोट करते रहेंगे। क्लास को बड़े अच्छे से देखना भाई। अगर जहां लगता है कि सर फास्ट हो रहे हैं तो थोड़ा सा रोक करके भी देख सकते हो आप। स्प्रेड करना है। ये वो क्लास है जो मेरे ख्याल में आपको शायद बहुत अच्छी लगती भी है। बहुत सारी डिमांड के ऊपर ये आपको क्लास दी जा रही है भाई। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है भाई, आपका दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है आपका, ये बनता है कि 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पर किया जाएगा। सीधा सा हम बात करें तो देखो, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा। खेलो इंडिया गेम कह दो आप सीधा। खेलो इंडिया गेम 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा, ये अभी चर्चा में रहा है। आपका खेलो इंडिया गेम चर्चा में रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम आपका चर्चा में रहा। कारण, इसका कारण ये है कि भी अभी हाल ही में डिसाइड किया गया है। तो 2023 का सबसे पहले तो हम इसी का आंसर दे देता हूं मैं आप लोगों को कि 2023 का आपका कहां पर रहने वाला, आपका एमपी के अंदर रहने वाला है, मध्य प्रदेश में। तो पहला ही आता कि पहला खेलो इंडिया गेम कहां पर हुआ आपका, दिल्ली, कह सकते हो इंदिरा गांधी
इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम के अंदर में हुआ भाई। कब हुआ? 2018 में। कब हुआ? पहला की अगर हम बात करें तो पहला दिल्ली के अंदर आपका इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 2018 के अंदर हुआ। ठीक है भाई, ओके। दूसरा आपका भाई, दूसरा जो आपका है ये कहां पर हुआ है? दूसरा जो आपका हुआ है ये आपका हुआ महाराष्ट्र के अंदर, हम कह सकते हैं इसको पुणे महाराष्ट्र में हुआ भाई। ये कब हुआ आपका? इसकी तो आप लिख सकते हैं 9 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी 2019 में हुआ है। तीसरा आपका, तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा आपका गुवाहाटी कहाँ है आप लोगों को पता है, ये भी जनवरी 2020 में हुआ है। चौथा आपका जो होना था 2021 वाला, इसको क्या किया गया? पोस्टपोन किया गया भाई, इसे या कैंसिल किया गया कोविड-19 के चलते। ये कहाँ होना था आपका? हरियाणा पंचकुला के अंदर। अभी ये आपका कब होना है? ये वाला अभी आपका हो रहा है 2022 में पंचकुला में होने वाला भाई आपका। हरियाणा इसकी क्या करेगा? मेजबानी। सीधा पूछेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन कर रहा है आपका? तो हरियाणा कर रहा है। ये कहां पर होने वाले हैं आपके? पंचकुला के अंदर होने वाले। कहां होने वाले आपके? ये पंचकुला के अंदर होने वाले हैं। साथ ही हमने बात करी पांचवा जो आपका 22-23 का 22-23 का जो आपके गेम होने वाले हैं, ये कहां पर होंगे आपके? महाराष्ट्र में। कहां पर होने वाले आपके? ये महाराष्ट्र में होने वाले, माफी चाहूंगा भाई, मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले हैं आपके। कहां पर होने वाले आपके? पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम कहां होने वाला है आपका? ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर होने वाला है भाई। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब बात आती है, एक बार फिर इसको रिवाइज कराता हूं, रफ करूंगा भाई क्योंकि आगे बढ़ेंगे। हमने बात करी खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रारंभ कब किया गया? तो 2018 में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया या प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया है? राज्यवर्धन। नोट डाल के लिख लेंगे, नोट, दो चीजें लिखेंगे। किसके द्वारा? राज्यवर्धन सिंह, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा इनका शुभारंभ किया गया। पहली बात। दूसरी बात, ये जो प्रोग्राम है जो गेमों का, ये कब होता है आपका? जनवरी में। खेलो इंडिया यूथ गेम कब होते हैं आपके? जनवरी में। और इनमें जाने के लिए ये 2 फॉर्मेट में होते हैं आपके अंडर, चलो उसको बाद में बात करेंगे, सिर्फ अभी फिलहाल इतना लिखेंगे कि जनवरी में आपके ये होते हैं। जनवरी में प्रारंभ कब हुआ? 2018 के अंदर। 19 का कहां हुआ आपका? पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। तीसरा कहां हुआ आपका? गुवाहाटी के अंदर हुआ है। चौथा आपका कहां पर हुआ है? ये आपका पोस्टपोन्ड हुआ कोविड-19 के चलते। और पांचवा की घोषणा कहां पर की जा रही है? चौथा आपकी अभी हरियाणा में होना है 22 में। देखो क्या रहेगा भाई, कोरोना क्या करवाएगा ये जो बिना बुलाए मेहमान आ रहा है और अपने रंग बदल रहा है, मैं तो ये सोचता था कि इस दुनिया में सिर्फ इंसान रंग बदलते हैं। अरे वाह, ये नंबर काटेगा, और नंबर काट रहा है। इंसानों के रंग बदलने के नंबर काट रहा है कौन? आपका ओमिक्रॉन। बहुत सारे रंग बदल रहा है कोरोना भाई साहब, जो बिना बुलाए मेहमान आया हुआ है, बहुत सारी दावतें खा के गया है, और भी बहुत सारी कर सकता है। देखो क्या रहेगा, कब जाएगा इसकी मर्जी है। 22-23 में आपका ये एमपी में होने की संभावना। अब हम बात करेंगे इनका महत्व की बात करेंगे, इनका आयोजन क्यों किया गया है, इनके महत्व की बात करेंगे यहां पर। चलिए भाई, एक बार रफ कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। शायद नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। हाँ, यहाँ पे एक चीज और जरूर देख लेंगे कि पहले खेलो इंडिया में कौन था पहले नंबर पर, कौन जीता था, कौन हारा, ये सारी की सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। पॉसिबल नहीं है भाई सारी चीजें बतानी, मैं सिर्फ आपको टच करा सकता हूँ, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। कहते हैं लोग कि हमने रिजल्ट दे दिया, हम नहीं, रिजल्ट स्टूडेंट देता, रिजल्ट स्टूडेंट की मेहनत देती है। तो अगर तुम्हें रिजल्ट चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तुम्हारी इस 1 घंटे की क्लास के लिए बहुत सारी जो पूरी जो टीम है उसको समय देना पड़ता है। फिर भी अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है भाई। चलिए ओके, ये हो गया आपका। तो आगे बढ़ते हैं भाई हम। पंचकुला के अंदर होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम के कितने केंद्र खोले जाएंगे, यहां पर बात होती है केंद्रों की बात करें, केंद्र खोले जाएंगे आपके 143
और टारगेट लक्ष्य कितने केंद्र खोलने का है? लक्ष्य आपका 1000 केंद्र खोलने का। खेलो इंडिया यूथ गेम केंद्र खोलने का लक्ष्य कितना? लक्ष्य की पूछेगा कितना रखा गया है, साथ ही इसकी पूछेगा तो ये कितना रखा गया, ये भी आप लोगों को पता लग गया। ओके, एक चीज जो आपकी लास्ट रहेगी, उद्देश्य। इन गेमों का उद्देश्य क्या है? तो ये आप बड़ा अच्छा मतलब उद्देश्य इसका देखिए, खेल संस्कृति को, खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए इनका प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है? खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना पहला, और भारत को महान, यह बड़ा अच्छा उद्देश्य है भाई, भारत को महान खेल राष्ट्र बनाना। यहां भी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ओलंपिक एक अलग टॉपिक है, खेल का मुद्दे से नहीं भटकूंगा, बट वो भी करंट का ही टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। 2022 के अंदर आने वाले जितने भी जो पेपर रहेंगे आपके, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ऑफलाइन क्लास में मैं करवा चुका हूं, एक दिन ऑनलाइन में भी जरूर आपको ओलंपिक पैरा ओलंपिक की क्लास एक अलग से देने की कोशिश करूंगा। बट बता दूं, सिर्फ एक गोल्ड रहा, और हमारे एक बहादुर जो हमारे सैनिक थे, जो सूबेदार साहब हैं, नीरज चोपड़ा साहब हैं, जिन्होंने भाला फेंक करके और गोल्ड लेकर के इज्जत बचाई भारत की, कि भाई एक गोल्ड तो है उन सब चीजों में। यानी कि आज हमारा एक है तो हमारे 50 भी गोल्ड हो सकते हैं, हमारे 50 भी। बहुत सारी चीजें इसके पीछे क्यों नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी बातें कहने को, लेकिन यहां पे नहीं करेंगे। सिर्फ आपको पता है कि एक ही गोल्ड था, और गोल्ड किसका था? आपको नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में गोल्ड रहा है, ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, उसी के साथ बात करें भाई हम, अगला जो अपना है, एक योजना है आपकी, इस योजना को जरूर एक बार देख लेंगे। और मेरे भाई, इससे ये पेपर में आए ना आए, पेपर में आए ना आए, लेकिन ये अपने जो भाई बंद हैं छोटे, उनके लिए बड़ा अच्छा एक यहां पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है भैया आपका KIYG 2021 कह सकते हो आप इसको। इसके माध्यम से एक योजना है, इसके माध्यम से इस योजना के माध्यम से हम देखिए क्या कर रहे हैं, 17 वर्ष, अंडर 17 और अंडर 20 वर्ष के जो खिलाड़ी हैं उनका चयन करते हैं। और इसके लिए जो अप्लाई करते हैं हम, इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जो भी खिलाड़ी हैं, इसमें आपका बॉक्सिंग है, कुश्ती है, आपका बॉक्सिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, टेनिस, तैराकी, इसके अंदर बहुत सारे गेम है। तो वेबसाइट पे जाके आप इसको अप्लाई करेंगे। जो 2 पोर्शनों में इसकी बात हो रही है, 17 वर्ष और अंडर 17 और अंडर 21। इसमें क्या होता है कि एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष में जो खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी का चयन होता है खेल के विकास करने के लिए, देखिए सुनिए, बड़े अच्छे से सुनेंगे आप लोग, एक वर्ष में खेल का विकास करने, एक वर्ष में खेल का विकास नहीं, खेल के विकास करने के लिए एक वर्ष में हर वर्ष उन्हें कितने रुपए दिए जाएंगे? 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और ये 5 लाख रुपए की राशि 8 वर्ष तक दी जाएगी। कब तक दी जाएगी? 8 वर्ष तक। तो जो भी मेरा भाई बहन का कोई रिलेटिव, बच्चा, भाई, छोटा रिश्तेदार अगर खेलने की कोशिश करे तो इस योजना के तहत वेबसाइट पे जाइए, और जनवरी में या फरवरी में जब भी जो एक बार उसमें जाकर के देखेंगे। हालांकि मैंने खोल के देखा नहीं है भाई इसको, कब अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना, अप्लाई करिए और उसके ट्रायल होगी। ट्रायल में अगर बच्चा निकल जाता तो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। साथ ही और कब तक मिलेंगे? 8 वर्ष तक। 2 पोर्शनों में गेम होंगे आपके, अंडर 17 और अगर 17 से ऊपर तो अंडर 21। ये था खेल का महत्व। एक चीज यहां पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहां पर, जो इस बार जो इनमें करीब 25 इवेंट किए जाते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम में कितने इवेंट होंगे? लगभग 25 इवेंट होंगे। उनके ऊपर एक बार और बात करूंगा। चलिए भाई, ये नोट हो गया होगा आपका? नोट नहीं हुआ है तो भाई कर लेना दोबारा से, आगे पीछे जाकर के, जैसे भी आप लोग करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका ये जो खेल वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आपको पूरी 2022 में जितने भी जो एग्जाम्स होने हैं, अगर गवर्नमेंट ले लेगी तो सारे के सारे ये जो गेम वाले क्वेश्चन हैं, ये एक दो क्वेश्चन आप लोगों में बीच में फंसते रहते हैं। 2023 के अंदर अगर हम बात करें, जो खेलो इंडिया यूथ गेम में 2023 में लगभग आपके 25 कितने रहेंगे, कितने गेमों की बात कर रहा है यहाँ पर? 25 इवेंट इसमें आयोजित किए जाएंगे। 25 इवेंट आयोजित, सीधा पूछेगा कितने इवेंट आयोजित होंगे 2023 के अंदर, तो 25 इवेंट आयोजित किए जाएंगे।
यही क्वेश्चन था कि 2023 में कहां पर आपके खेलो इंडिया यूथ गेम हो रही है। तो 25 इवेंट होंगे इसके अंदर, 25 इवेंट इसमें से जो खेल शामिल किए गए हैं इस बार, इसमें जो योग है आपका, योग, मलखंब है, थांगता है, थांगता। यहां क्वेश्चन देके जाऊंगा भाई मैं आपको, कलारीपट्टू, कलारीपट्टू, देखो एक योग, मलखंब, थांगता, कलारीपट्टू और गतका, ये हमारे पारंपरिक खेल हैं। आप लोगों से सीधा सा पूछा जाएगा 2023 में कौन कौन से पारंपरिक खेल शामिल हो रहे हैं, तो इवेंट की बात करें तो आपको पता 25 इवेंट्स इसके अंदर शामिल किए जा रहे हैं। साथ ही बात करें योग इसके अंदर शामिल है, मलखंब इसके अंदर है, थांगटा इसके अंदर शामिल है, कलारीपट्टू और गतका, ये 5 आपके इसके अंदर शामिल हैं, पारंपरिक गेम है, शामिल है। अब इनकी हम एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए इनकी ये जो खेल हैं आपके, ये इसके अंदर शामिल किए गए हैं। 5 जगहों पर 5 जगहों पर आयोजित किए जाएंगे। हम अगर अलग अलग बात करेंगे तो खैर उसको छोड़ दो, आप ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, सीधी खेल की बात कर लो आप लोग कि ये क्या है। योग का आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोगों को पता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रस्ताव कब पारित किया गया था और कहां पर किया गया था। कोई देखिए, कोई भी चीज जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाने की या कैसे भी कोई बात होती है तो प्रस्ताव पारित होता, कहां पर प्रस्ताव पारित किया गया था और कब किया गया था, इसका जवाब रिप्लाई करके आप लोग देंगे। योग पे बात नहीं करूंगा मैं, सिर्फ इतनी सी बात है। मलखंब जो कि है, मलखंब की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या आपका एक पारंपरिक खेल है। मलखंब की अगर हम बात करते हैं कि आपका पारंपरिक खेल है। इसमें क्या होता है, जो आपका जिम्नास्टिक है, आसन और हवाई योग करता है। इसके अंदर क्या करता है, जिम्नास्टिक, आसन और एथलीट, इसके अंदर क्या होता है, एथलीट, जिम्नास्टिक, आसन और हवाई योग, हवाई योग करता है। क्या करता है, एथलीट जो होता है जिम्नास्टिक, आसन और हवाई योग करता है। मतलब ये कि इसके अंदर क्या होता है आपका, एक पोल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो, जैसे इस टाइप का एक पोल होता है, ये शीशम का बना होता है। भाई पूछ लेगा किस लकड़ी का बना होता है, शीशम का। और इस पोल के ऊपर क्या होता है, इस पोल के ऊपर, ये जो खेल है, इस पोल के ऊपर जो खिलाड़ी है वो चढ़ते हैं। इस पोल के ऊपर खिलाड़ी चढ़ते हैं। कोई ऊपर पैर करके चढ़ेगा, कोई नीचे पैर करके चढ़ेगा, कोई इस पोल के ऊपर आसन करेगा। वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर, ये हमारा पारंपरिक खेल है। शीशम का बना पोल होता है, इसके ऊपर ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, अरंडी का तेल, अरंडी का तेल का लेप लगाया जाता है, तेल का लेप लगाया जाता है ताकि जो खिलाड़ी हैं उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़े। क्योंकि ये जब चीकना होगा तो फिसलन रहेगा, मतलब फुल फिसलन इसके ऊपर होती है। आप अमूमन अगर नॉर्मल इंसान इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तो नहीं चढ़ पाएगा। जो लोग खेल खेलते हैं ये वही इसके ऊपर चढ़ पाएगा भाई। और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मलखंब कहां का प्रसिद्ध खेल है, मलखंब कहां का प्रसिद्ध खेल है। तो मलखंब जो आपका प्रसिद्ध खेल है, ये एमपी का, मध्य प्रदेश का जो खेल आपका प्रसिद्ध खेल है, या ये कहें कि जो प्राचीन खेल है आपका कहां का प्रसिद्ध है, तो एमपी का। मलखंब खेल का संबंध एमपी से है। क्या होता है, इसके अंदर एक पोल होता है, इसके अंदर जो एथलीट जिम्नास्टिक करता है, हवाई योग करता है, इसके अंदर ये शीशम का बना हुआ पोल होता है, इसके ऊपर अरंडी का तेल लगाया जाता है और लोग अपनी कलाएं इसके ऊपर दिखाते हैं। पहला खेल। दूसरा थांगटा गेम्स, थांगटा, इस खेल की अगर हम बात करें, चले भाई ओके। इस खेल की अगर हम अगला बात करते हैं, हम थांगटा, यह है थांगटा। इसका संबंध कहां से है, मणिपुर से। मणिपुर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मणिपुर का मार्शल आर्ट से संबंधित गेम कौन सा आपका, थांगटा है। ये इसमें पूजा और लड़ाई। देखिए पहली बात तो पहला क्वेश्चन, थांगटा का संबंध कहां से, मणिपुर से।
दूसरी बात ये पारंपरिक खेल है। तीसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है, लड़ाई है, पारंपरिक रूप से क्या है इसके अंदर है, लड़ाई है। और चौथी बात करें, ये थांगटा जो खेल है आपको किसको समर्पित है, यानी कि किसको समर्पित, पूजा और लड़ाई। बड़ा अच्छा देखिए भाई, पूजा और लड़ाई को समर्पित है, पूजा और लड़ाई को यह समर्पित है। मणिपुर से इसका, मणिपुर का प्रसिद्ध खेल है, जैसे हरियाणा में कुश्ती प्रसिद्ध है ऐसे ही थांगटा मणिपुर के अंदर है प्रसिद्ध है। बट ये क्या आपका पारंपरिक खेल है। इसमें खंजर तलवार, खंजर और तलवार आदि हथियारों का क्या होता है, आदि हथियारों का प्रयोग होता है। अब देखो सीधा सा बात करेगा कि तलवार का प्रयोग किस खेल के अंदर होता है, और हम तलवारबाजी ढूंढते हैं, और तलवारबाजी हमारे को खेल के ऑप्शन में नहीं मिलेगा, थांगटा मिलेगा, मलखम मिलेगा, साथ ही हमारे को कुश्ती दे देगा, चौथा ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सीधा आंसर होता है क्या होता है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें यही पता है कि तलवारबाजी या खंजर का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, तलवार में करते हैं, तलवारबाजी में ही तलवार का यूज होता है। ध्यान रखना, थांगटा के अंदर भी क्या होता है, जो मणिपुर का प्रसिद्ध और पारंपरिक गेम है, इसके अंदर भी ये भी मार्शल आर्ट से संबंधित गेम है। पूछ लेगा इनमें से कौन सा मार्शल आर्ट से संबंधित गेम है, तो ये भी आपका मार्शल आर्ट से संबंधित गेम है। थांगटा को दूसरे नाम से भी जाना जाता है हुयेन, हुयेन लललोंग, हुयेन लललोंग के नाम से भी इस गेम को जाना जाता है। नोट कर लेना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेगा। थांगटा गेम का दूसरा नाम क्या है, हुयेन लललोंग। और इसका अर्थ क्या होता है, रक्षा करने की, रक्षा करने की विधि। देखो इससे पहले हमने मलखम की बात करी, मलखम प्रसिद्ध गेम कहां का है, एमपी का है, याद होनी चाहिए यही क्लास के अंदर ही। अगर आप दिल से बैठे हैं तो क्लास को स्किप नहीं करेंगे, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन। अरे थोड़ा सा तो देखो यार, एक तरफ तो गुरुजी बोलते गुरुजी क्लास ले लो, और दूसरी तरफ गुरु को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये बहुत गलत बात है भाई तुम्हारी, है ना। मेरे विचार में गलत बात है, तुम्हारे नजर में अच्छी है तो मैं कह नहीं सकता, बट मैं मेरा ही थॉट रख सकता हूं। सिर्फ एक ही चीज, बार बार एक बात बोल रहा हूं कि मैं, अगर कम लोग एजुकेशन को देखते हैं, चैनल पे जो पढ़ाया जा रहा है उसको कम देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ये लगता है कि एजुकेशन का लेवल कम है। और हम यहां अपनी जी जान लगाते हैं इस लेवल को कायम रखने के लिए। मैं अगर बड़ी बात नहीं बोलूं तो बड़े से बड़े, आप जो बड़े से बड़े स्टेज के ऊपर भी अगर आप एक बार कंपेयर करके देखेंगे कंटेंट का और डिलीवरिंग का तरीका, तो आपको अंतर साफ नजर आएगा, अंतर आपको साफ नजर आएगा। तो मित्रों, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है, देखना है। अगर तुम प्यार दिखाओगे तो मैं डेली, और मेरा वादा है डेली और सबसे पहले, डेली और सबसे पहले कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को जो डेली का जो घटनाक्रम है वो आप लोगों को डिलीवर दूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की 1 जनवरी से लेकर के और जब तक आपकी जॉब नहीं लगती तब तक मैं आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। किसी दिन छूट भी गया तो वो अगले दिन दिया जाएगा, स्पेशल क्लास में दिया जाएगा, आपको कैसे भी करके आप तक पहुंचाया जाएगा। बट मुझे जो चाहिए वो आप लोग समझ रहे हैं, मुझे चाहिए आपकी मेहनत, इस क्लास के ऊपर प्रेम चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखानी भी पड़ती हैं, वो दिखावा भी चाहिए। दिखावे का मतलब ये है कि आप लोग इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, एक बार पहुंचाओ तो सही कि हमारे गुरुजी हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। हुयेन लललोंग आपका रक्षा करने की विधि। मलखम के बाद हमने इस थांगटा की बात करी थी, मणिपुर से इसका संबंध है, तलवार खंजर का इसमें यूज किया जाता है, ये भी आपका पारंपरिक है। अगला आपका कलारी पट्टू, यह आपने पढ़ा होगा। कलारी जो पट्टू है, कलारी पट्टू गेम भी आपका क्या मार्शल आर्ट से संबंधित है। यह भी थांगटा की तरह ही मार्शल आर्ट है, यह भी कह सकते हो मार्शल आर्ट है, कह सकते हो नहीं है ही, यह भी थांगटा की तरह मार्शल आर्ट है आपका। और इसे कलारी पट्टू को, कलारी कंफ्यूज नहीं हो रहा, कलारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, कलारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलारी भी कहा जाता है। और नोट डाल के लिख लेना, नोट अंडरलाइन करना 3 बार। सबसे पुरानी जीवित मार्शल आर्ट आपकी कौन सी है, कलारी पट्टू। सबसे पुरानी जीवित जो मार्शल आर्ट आपकी कौन सी है भाई, कलारी पट्टू। इसके अंदर भी सेम इसको थांगटा की तरह, जो मणिपुर का प्रसिद्ध गेम है उसी की तरह ये आपका कलारी पट्टू चलता है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें योग और नृत्य के रूप में इसमें शामिल है, इसमें योग और नृत्य के रूप में शामिल है, कह सकते हो आप कलारी पट्टू में। और इसका संबंध कहां से, आपका कलारी, जैसे कैसे कलारी, कैसे केरल, केरल से इसका संबंध है। योग और नृत्य, योग
और नृत्य के साथ ये किया जाता है। ये भी आपका सबसे पुरानी जीवित मार्शल आर्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को, बार बार रिपीटेशन में नहीं आएंगे क्वेश्चन, एक बार निकल गए तो निकल गए भाई, ठीक है। चलिए अगला जो आपका गतका की बात करी थी मैंने, गतका ये कहां पर खेला जाता है? गतका ये आपका ज्यादातर कहां पर खेला, ये भी एक मार्शल आर्ट है, ये भी आपको पता कहां खेला जाता है आपका, ये पंजाब के अंदर ये खेला जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा खेल सिखों से जुड़ा हुआ है? तो गतका आपका सिखों से जुड़ा हुआ खेल है। किससे जुड़ा हुआ? सिखों से जुड़ा हुआ खेल है। इसमें भी स्टिक फाइटिंग होती है। कौन सी? इसमें के अंदर भी क्या होती है? फाइटिंग होती है। निहंग जो सिख हैं वो ज्यादातर इसको यूज करते हैं। शायद आपने देखा होगा जो पीछे एक बार किसान आंदोलन हुआ था, वो जो हमारा एक राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो उसके ऊपर एक वो देखा होगा आपने, तलवार लहराते हुए, टीवी टावी के ऊपर बहुत कुछ आप लोग देखते हैं, तो वो वही हैं जो गतका करते हैं, ठीक है भाई। ये भी आपका प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है, और ये प्रसिद्ध मार्शल आर्ट आपका कहां से है? पंजाब से है। चलिए ओके भाई, हमने यहां पर बात करी कि 2023 का आपका खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर आयोजन किया जाएगा। यहां पर बात हुई कि 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम आपका एमपी के अंदर आयोजन किया जाएगा। तो पहला संस्करण इसका कब हुआ? इसका खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्देश्य क्या था? तो खेल संस्कृति को पुनर्जीवित रखना और भारत को महान खेल राष्ट्र बनाना इसका उद्देश्य है। खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्देश्य क्या था? खेलों की संस्कृति को पुनर्जीवित रखना, भारत को महान खेल राष्ट्र बनाना। किसने किया था? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इसका क्या किया था? शुभारंभ किया था। 2018 में पहली बार इसका शुभारंभ किया गया, दिल्ली से किया गया। दिल्ली से कहां से? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से इसका किया गया। दूसरा जो इसका संस्करण हुआ, पहला संस्करण इसका दिल्ली के अंदर, दूसरा संस्करण इसका पूना के अंदर, कहा? महाराष्ट्र के अंदर हुआ दूसरा संस्करण इसका। तीसरा संस्करण ये 2019 में हुआ था, 9 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी 2019 तक आपका दूसरा संस्करण। तीसरे संस्करण की अगर हम बात करते हैं तो गुवाहाटी के अंदर किया गया, ये भी जनवरी में हुआ, क्योंकि जितने भी खेलो इंडिया यूथ गेम के जो संस्करण होते हैं वो नोट डाल के लिख लेंगे आप, जनवरी के अंदर होते हैं। साथ ही चौथे संस्करण की बात करी हमने जो कि पंचकुला हरियाणा के अंदर होना था, ये कोविड-19 ड्यू टू कोविड-19 के चलते हुए इसको स्थगित किया गया, और बाद में ये अभी 22 के अंदर आपका कहां पर होने वाला है? 22 के अंदर ये वापस हरियाणा के अंदर होने वाला है, जो कि आपका चौथा संस्करण है। तीसरा संस्करण गुवाहाटी, चौथा आपका हरियाणा, पांचवा जो संस्करण होने वाला वो आपका कहां पर? एमपी के अंदर होने वाला है। और चौथे संस्करण की एक विशेषता यह है कि हरियाणा के अंदर, जब पंचकुला के अंदर ये चौथा संस्करण आपका होगा, तो यहां पर हरियाणा खेलो एक्सपो का आयोजन भी, यहां पर एक्सपो का आयोजन भी करने की कोशिश कर रही है। उसी के साथ फिर हमने बात करी कि 2023 के अंदर 5 पारंपरिक गेमों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। 25 इवेंट्स होंगे यहां पर। 5 पारंपरिक गेमों में मैंने बात करी थी योग की, और यहां पर योग के ऊपर आपका एक क्वेश्चन छोड़ा था। क्वेश्चन ये था कि योग दिवस मनाया कब जाता है? ये नहीं, योग दिवस कब मनाया जाता है, उसके लिए प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया था। क्वेश्चन मेरा ये था आप लोगों के बीच में। उसके बाद हमने बात करी अपना जो अगला जो गेम था, मलखम की बात करी। मलखम में एक आपका खंबा होता है, इसका संबंध आपका एमपी से रहता है। हमने ये भी बात करी, इसके अंदर जो जिम्नास्टिक, एथलेटिक जिम्नास्टिक होते हैं, हवाई कलाएं करते हैं। इसके अंदर अरंडी का तेल, शीशम का बना हुआ ये आपका पोल होता है। इसके अंदर आम आदमी इस पोल पर चढ़ भी नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद थांगटा की बात करें, थांगटा जो गेम है आपका, ये भी प्रसिद्ध आपका मार्शल आर्ट से संबंधित है, प्राचीन गेम है। ये आपका कहां से? मणिपुर से संबंध रखता है। उसके बाद हमने बात करी थी कलारी पट्टू की। कलारी पट्टू आपका ये भी मार्शल आर्ट का गेम है। ये आपका कहां से संबंध रखता है? ये भी आपका केरल से संबंध रखता है। और भारत के अंदर, या मैं कहूं सबसे पुरानी जीवित मार्शल आर्ट, लगभग 3000 वर्ष पुरानी जीवित मार्शल आर्ट है। यहां पर ये नृत्य और योग के साथ होती है। साथ ही अगला गतके की बात करी, जो निहंग सिख, जिनका संबंध किससे? पंजाब से। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और यहां पर आपके क्वेश्चन बनने की संभावना रहेंगे, जो भी 2022 के अंदर आपका टेस्ट आने वाला है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। शायद आप लोगों ने सारी चीजें नोट कर ली होंगी। पढ़ते रहो भाई, बढ़ते रहो। आप जितना पढ़ोगे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतनी दहाड़ मारेगा। ये हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब भी बोल के गए हैं। तो इसको जितना मर्जी खींचो भाई, शिक्षा अथाह सागर है, जितना ग्रहण करोगे आप उतना ही ऊपर तक जाएंगे। अगला अभी हाल ही में केंद्र में एक चर्चा का विषय रहा, 7-8 तारीख को चर्चा का विषय रहा था, और चर्चा का विषय क्या था? भारत में चीता लाए जाएंगे। सीधा पूछा जाएगा अभी हाल ही में भारत में किस पशु को लाने की मंजूरी मिली है, या किस पशु को भारत में लाया जाएगा, उसकी बात करते हैं। तो भारत में
भारत में अभी हाल ही में किस पशु को लाने की मंजूरी मिली या प्रोग्राम बना है, जो भी है। ये क्वेश्चन भाई मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, देख लेना। भारत में अभी हाल में किस पशु को लाने की या किस पशु को भारत के अंदर बाहर से लाने की मंजूरी मिली है, तो आपका आंसर रहेगा चीता। भाई चीता को लाने की मंजूरी मिली है। सीधी सी बात करें, कब दिया गया है, भारत सरकार ने कब दी गई इस योजना को, लॉन्च कब किया? ये योजना है आपकी, चीता को लाने की योजना को लॉन्च कब किया गया? इस योजना को 5 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया। यानी कि इसके तहत होगा क्या, अब हमें उसके ऊपर, क्योंकि विलुप्त होता जीव आपका ये, इसकी विलुप्तता, इसकी जो हमारी आने वाली जनरेशन को दिखाने के लिए या कहीं इसको विलुप्त होने से बचाने के लिए और देश के अंदर चीताओं की संख्या बढ़ाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया। उद्देश्य की अगर बात करें तो चीताओं की संख्या को बढ़ाना, उद्देश्य चीताओं की संख्या को बढ़ाना भाई, और संख्या को बढ़ाना, और साथ ही हम बात करें किसकी, विलुप्त, चीता को विलुप्त होने से बचाना, विलुप्त होने से बचाना। भारत से विलुप्त नहीं होना चाहिए भाई, है ना। उस चीज को बचाने के लिए इसका क्या किया जाएगा, अभी ये योजना लॉन्च हुई है, इस योजना के तहत इसको लाया जाएगा। चलिए कब की है ये आपको पता ही है। ओके, अब बात आता है कि ये योजना, इस योजना को मंजूरी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप इस बात का। इस योजना को मंजूरी, सीधा सा पूछा कि भारत के अंदर चीता लाने की योजना को मंजूरी कब दी गई? भारत तो 5 जनवरी को इसको मिली है, ठीक है, कौन सी बैठक में? तो देखिए सुनिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा भाई आप लोगों का। ये है आपका एनटीसीए की 19वीं बैठक। कौन सी बैठक भाई? 19वीं बैठक में इस योजना को, 19वीं बैठक में इस योजना को लॉन्च किया गया। कौन सी बैठक में लॉन्च किया गया? 19वीं बैठक में इस योजना को लॉन्च किया गया। अब दिमाग में सीधा सा ये स्ट्राइक करेगा, सर एनटीसीए क्या है और 19वीं बैठक थी तो फिर पहली बैठक कब हुई इसकी? एनटीसीए क्या है? तो एनटीसीए की अगर हम बात करते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही हम बात करें 19वीं बैठक, तो इसकी पहली बैठक कब हुई है? नवंबर 2006 में। एनटीसीए की पहली बैठक नवंबर 2006 के अंदर हुई है। अब बात आती है कि एनटीसीए, इसको अगर हिंदी में बात करेंगे तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक, पहली बैठक कब हुई है? तो आपकी नवंबर 2006 में हुई है। 19वीं बैठक में योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत हम क्या करेंगे? 50 चीता भारत के अंदर लेकर के आएंगे। उद्देश्य बताया आपको, उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य रहेगा चीताओं को विलुप्त होने से बचाना। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद बैठक 19वीं थी तो एनटीसी की फुल फॉर्म होगी। अब बात आती है कि एनटीसीए की स्थापना कब की गई? स्थापना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, ये ध्यान रखेंगे। स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो इसकी स्थापना, एनटीसीए की जो स्थापना है ये आपकी 2005 में, कह सकते हो आप इसको, 2005 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। चलिए भाई, ओके। 1 दिसंबर लिखेंगे इसको, स्थापना की बात करें दिसंबर 2005, एनटीसीए की स्थापना दिसंबर 2005 में हुई है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। इस योजना के तहत कितने चीता भारत के अंदर लाए जाएंगे? 50 चीते भारत के अंदर लाए जाएंगे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ओके। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है, अब ये चीते लाएंगे कहां से, जाएंगे कहां? ये चीते आएंगे कहां से और जाएंगे कहां? दक्षिण अफ्रीका। लाने कहां से हैं भाई हमने इस योजना के तहत? दक्षिण अफ्रीका या कह सकते हो आप इसको नाम्बिया। 12 से 14 चीते लाए जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। कहां से?
दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे हैं आपके 12 है, और चार्टर विमान के द्वारा लाए जाएंगे। और ये जो चीते रहेंगे, ये आपके जो चीते इनके गले के अंदर ये प्रॉपर आपके ऑब्जर्वेशन के अंदर रहेंगे, प्रॉपर इनको रखा जाएगा। दक्षिण अफ्रीका या नामिबिया से इनको लाया जा रहा है। अब रखे कहां जाएंगे आपके ये, तो ये बड़ा अच्छा केएनपी की बात करूं मैं तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन मतलब कुन्नो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुन्नो पालमपुर एनपी या नेशनल पार्क, भाई राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, यहां पर ये रखे जाएंगे। बड़ा सुंदर क्वेश्चन बनता है आपका कि कुन्नूर जो आपका केएनपी है आपका, ये यहां पर चीते लाए जाएंगे। कुन्नो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान क्यों चर्चा का विषय रहा, क्योंकि बाहर से दक्षिण अफ्रीका से या नामिबिया से ये चीते लाए जाएंगे यहां पर, और इनको यहां पर रखा जाएगा। ये बड़ा एक हाईलाइटेड मुद्दा है भाई, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करते हैं कि भारत के अंदर अगर हम बात करें तो बाघों की गणना की गई थी, या बाघों की गणना करने का काम किसका रहता है, तो भारत के अंदर बाघों की गणना करता है एनटीसी, बाघों की गणना करता है हर 4 वर्ष में ये गणना करता है। कितने वर्ष में भाई, 4 वर्ष में ये गणना करता है। यहां पर देखो हमने बात करी भाई, पहली बात करी हमने कि एक योजना आपकी लॉन्च की गई है, योजना 5 जनवरी को लॉन्च की गई है। आपकी एनटीसी नेशनल जो आपके टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है उसकी बैठक थी, 19वीं बैठक थी, उसके अंदर इस योजना के तहत 50 चीते लाने का भारत के अंदर एक ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हम बात करें कि इसकी जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी, तो 2006 में इसकी पहली बैठक हुई थी। एनटीसी की स्थापना की बात करी, स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 2005 में दिसंबर 2005 में इसकी स्थापना की गई है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है। पहली बार हम दक्षिण अफ्रीका या नामिबिया से कितने चीते लेकर आ रहे हैं, 50 चीते हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं। उद्देश्य हमारा क्या है कि विलुप्त होते चीतों को भारत में विलुप्त होने से बचाने के लिए, या आने वाली जनरेशन को हम मतलब कुछ दिखाने के लिए कि इनको लेकर के आ रहे हैं। अब आ कहां से रहे हैं, अब ये जाएंगे कहां, केएनपी का मैंने यहां पर जिक्र किया है, तो आपका केएनपी कुन्नो पालमपुर आपका जो नेशनल पार्क है ये कहां पर आपका, ये एमपी के अंदर है। कहां पर आपका, एमपी के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही जो टाइगर की जो गणना की बात है तो उसकी हमने बात करी, तो कौन करता है, एनटीसीए इसकी गणना करता है। एनटीसीए गणना कितने वर्ष बाद करता है, 4 वर्ष, हर 4 वर्ष में एनटीसीए इसकी क्या करता है, गणना करता है। चलिए भाई, उसके बाद अगली बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ये शायद आपने नोट कर लिया होगा, अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाइपरसोनिक, उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का क्या किया है, प्रशिक्षण किया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा भाई, ये भी आप लोग इसको समझेंगे एक बार। ये जो अगला जो क्वेश्चन है आपका मिसाइल वाला, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसको भी आप लोग बड़े अच्छे से समझेंगे, देखेंगे एक बार। और समय बहुत हो रहा है क्लास का, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा समय हो रहा है। क्लास आपकी खिचड़ी है भाई, मैं छोड़ना भी बहुत कुछ चाह रहा हूं और बताना भी बहुत कुछ चाह रहा हूं, मजबूरी है, क्या करें भाई, बताना भी जरूरी है। छोड़ना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि हमारा लेवल खराब होगा। चलिए भाई, यहां पर हम बात करते हैं उत्तर कोरिया ने अभी हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की। क्वेश्चन बनेगा आपका, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है। मैं फिर बता दूं एक बार आप लोगों को, ये जो करंट है आपका, ये जो करंट की क्लास है ये आपकी 8 जनवरी की क्लास है। 1 वीक का करंट हम इकट्ठा कराने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। उसके बाद 8 जनवरी क्लास है, 9 जनवरी की क्लास आपकी पेंडिंग है, 10 जनवरी की क्लास आपकी पेंडिंग है। कोशिश करूंगा इन क्लासों को कवर करने की, समय आप लोगों को देना है, नहीं तो मैं 3 क्वेश्चन आऊंगा, कराऊंगा और चला जाऊंगा, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, ये आप लोगों को भी पता है। अगर इनको अच्छे से करना है तो समय आप लोगों का लगेगा भाई, और समय हमें भी देना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करते। तो हाइपरसोनिक मिसाइल अभी लॉन्च की है, किसने करी है, तो उत्तर कोरिया।
किसने करी आपकी? ये उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया द्वारा। किसने इस मिसाइल को लॉन्च किया भाई? उत्तर कोरिया ने इस मिसाइल को लॉन्च किया है। सफलता, और क्या हुआ? सफल भी हुआ है। जो इनका क्या हुआ? सफल प्रशिक्षण भी हुआ है। खाने को अन्न नहीं चाहिए, पीने को चाहे पानी ना हो, रहने को अच्छी व्यवस्थाएं ना हो, पर मिसाइल हाइपरसोनिक चाहिए भाई। किसको? उत्तर कोरिया को। सब जानते हैं आप लोग, ज्यादा समय खराब करूंगा नहीं मैं यहां पर आप लोगों का। चलिए, यहां पर बात हुई है उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया द्वारा पहला लॉन्च कब किया गया था? उत्तर कोरिया द्वारा पहला लॉन्च आपका किया गया था 2021 में। पहला लॉन्च कब किया गया था? 2021 में। या ये कह सकते हैं पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रशिक्षण कब किया है, ऐसा भी आप इसको समझ सकते हैं। पहली हाइपरसोनिक, उत्तर कोरिया द्वारा पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रशिक्षण कब किया गया? तो ये आपको पता, 2021 के अंदर उत्तर कोरिया ने पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का क्या किया? सफल प्रशिक्षण किया था। उसके बाद उसने अब किया है, 2022 में किया है। अब आ जाओ, एक बार हम इसकी बात करेंगे। देखिए, जो इसने मिसाइल किया है, इसने 700 किलोमीटर टारगेट को हिट किया है। 700 किलोमीटर दूर जाकर के इसने टारगेट को हिट किया है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। चलिए भाई, यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन को एक बार आप समझेंगे। बहुत 2022 में मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, ये आपको परेशान रखेंगे। मिसाइलें आपको परेशान रखने वाली हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को आप लोगों को देने की। चलिए देखिए, मिसाइलों की बात करेंगे एक बार हम यहां पर। मिसाइल की अगर मैं बात करूं, कितना पुराना इतिहास है ये कहना मुश्किल है भाई। देखिए, जब कभी युद्ध होते थे तो लोग हाथ से पत्थर फेंकते थे, जब हथियार नहीं होते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे गुलेलें आई, गुलेलें, फिर उसके बाद वो बड़ा, आपने देखा होगा बाहुबली 1, बाहुबली 2 के अंदर भी देखा होगा, वो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर युद्धों के अंदर बड़ा महत्व होता था उनका फेंकने का। फिर जैसे जैसे मनुष्य ने आविष्कार किया, आगे बढ़ते गए, तो फिर तोप आ गई आपकी, है ना। पहले वो तोबे पशु, इंसानों के कंधों पर रख के चलाई जाती थी, फिर धीरे धीरे पशुओं के कंधों पर रख के, फिर बाद में उनको व्हील पे लेके आ गए, फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे। उसके बाद फिर और जब आगे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ी तो वो पूरी तो भी उड़ करके जाने लगी आगे, एक किस्म से आप हम ये कह सकते हैं। तो वही आपकी मिसाइल है। तो वर्तमान में हम जो हाइपरसोनिक मिसाइल वगैरह की बात करते हैं, तो जड़ की बात करें तो जर्मनी के हथियार है। कहां के? जर्मनी की पैदाइशी की अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी का जो व्यक्ति थे या कहें जो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको पैदा किया था। किसको? मिसाइलों को। बड़ा अच्छा टॉपिक कराने वाला हूं, यहीं पे रहेंगे, छोड़ करके बीच में स्किप नहीं करें क्लास को। इस क्वेश्चन को स्किप कर दे तो पूरी क्लास बेकार रहेगी, मान के चलना भी आप लोग, ठीक है। ओके, चलिए, हाइपरसोनिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो पहले एक बार हाइपरसोनिक मिसाइल की बात कर लेता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार पूरी दोनों तीनों प्रकार के मिसाइलों का जिक्र करूंगा। देखिए, हम यहां पर बात करेंगे पहले एक बार सबसोनिक मिसाइल, सबसोनिक मिसाइल फर्स्ट। दूसरी बात रहेगी हमारी यहां पर आपकी सुपरसोनिक मिसाइल, तीसरी जो मिसाइल रहेगी आपकी हाइपर सोनिक मिसाइल। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पहचान की बात करूं तो हम एक ही चीज पर इसकी बात करते हैं, गति के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसोनिक मिसाइल है, इसकी जो गति है, आवाज की गति से 0.8 स्पीड कम, ध्यान रखना इस बात को, मैं कम लिख रहा हूं। स्पीड क्या रहेगी? कम रहेगी भाई। आवाज की गति से जो आपकी सबसोनिक जो मिसाइल है, उसकी जो गति है आपकी आवाज की गति से 0.8 जो है वो क्या रहेगी आपकी? कम रहने वाली है। वो मिसाइल कौन सी होगी आपकी? सबसोनिक मिसाइल होगी। कौन सी मिसाइल होगी आपकी? वो सबसोनिक मिसाइल होगी। ओके, उसके बाद बात करें हम सुपरसोनिक मिसाइल। कौन सी मिसाइल की आपकी बात कर रहे हैं? अब हम सुपरसोनिक मिसाइल की बात कर रहे हैं। तो सुपरसोनिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्पीड है, आवाज की स्पीड से कितनी? 2 से 3 गुना ज्यादा, 2 से 3 गुना ज्यादा रहने वाली है।
तो यहां पे क्वेश्चन बनता है कि आवाज की स्पीड क्या है, आवाज की स्पीड क्या है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। और उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लेना 300 कितनी, जो 232 332 जो भी आप बताएंगे एक बार मेरे को कितनी है। ओके, उसके बाद है हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, इसकी आवाज की गति से जो स्पीड है वो 5 गुना ज्यादा है। भाई अंतर समझ में आया आपको? सबसोनिक में, सुपरसोनिक में और हाइपरसोनिक मिसाइल में अंतर आप लोग समझ चुके हैं। जो इसकी स्पीड है वो आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा है, आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा है। इसकी जो स्पीड है ये आवाज की गति से 2 से 3 गुना ज्यादा है। और ऊपर वाली जो है उसकी आवाज की गति से 0.8 गुना क्या है, कम स्पीड है। ये यहां पर हमने बात करी किसकी, एक बार मिसाइल के स्ट्रक्चर को समझने की। ठीक है, अब हाइपरसोनिक जो मिसाइल है इसको हम एक और तरीके से इसको मैं यहां पर बात करूंगा। 2 तरीके की यहां पर यह हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये अगली पीढ़ी का हथियार है। आपसे सीधा क्वेश्चन करेगा इनमें से अगली पीढ़ी का हथियार कौन सा है, तो ये अगली पीढ़ी या लेटेस्ट वर्जन आप कह सकते हो का हथियार है, जर्मनी का हथियार है, अगली पीढ़ी का हथियार है। आप इसको समझ भी सकते हैं इस बात को, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए एक बार मैं रफ कर रहा हूं, इसके बाद भाई आगे बढ़ेंगे। ओके भाई, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, देखिए बैलिस्टिक वर्ड और सुना होगा आपने, बैलिस्टिक मिसाइल सुना होगा, क्रूज मिसाइल सुना होगा आप लोगों ने, इसको भी एक बार समझेंगे। जो ये चीज समझ में आ गई तो समझना ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए भाई, ओके, ये तो पेपर में आएगा। चलिए भाई, यहां पर हम हाइपरसोनिक की बात कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल की बात हुई यहां पर। हाइपरसोनिक मिसाइल को हम 2 तरीके से बात कर सकते हैं। नंबर 1 क्रूज मिसाइल आपकी, मतलब दोनों किस में आ रही है आपकी, दोनों किस में आ रही है आपकी, हाइपरसोनिक में आ रही है क्रूज मिसाइल। दूसरा जो शब्द आपने सुना होगा बैलिस्टिक मिसाइल सुना होगा आप लोगों ने। ओके भाई, दूसरा आप लोगों ने क्या सुना होगा, बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल की हम यहां पर बात करें तो देखिए ये क्या है, क्रूज मिसाइल ये धरती की सतह के पास उड़ती है, यह धरती की सतह है, या ये कहें कम ऊंचाई पर उड़ती है, कम ऊंचाई पर उड़ती है और उड़ करके अपने टारगेट को क्या करती है, धरती की सतह के नजदीक, या मैंने ब्रैकेट में लिखा कम ऊंचाई पर उड़ती है और कम दूरी, यानी कि इसकी रेंज क्या है, कम है, कम दूरी के टीजीटी का मतलब है टारगेट है, ध्यान रखना। टारगेट को क्या करती है, ये हिट करती है या टारगेट को बर्बाद करती है। और इसकी जो रेंज है वो 500 किलोमीटर, इसकी जो रेंज रहेगी, रेंज की अगर हम बात करें तो 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज रह सकती है। देखिए हमने बात यहां पर करी हाइपरसोनिक की, इसको 2 भागों में बढ़ रहे हैं। हाइपरसोनिक में आपकी, जैसे अगर कोई पूछ ले क्रूज मिसाइल का हाइपरसोनिक है, यस क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक है, बैलिस्टिक मिसाइल भी आपकी क्या है, हाइपरसोनिक है। लेकिन फर्क इतना है कि जो हाइपर क्रूज जो मिसाइल आपकी, ये धरती के सतह के नजदीक, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा मतलब ज्यादा ऊपर नहीं उड़ती है, ये नजदीक उड़ती है और ये कम दूरी की आपकी मिसाइल है। इसको क्या बोला जाता है, क्रूज मिसाइल बोला जाता है। अब आती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। यहां पर अगर हम बात करें किसकी, बैलिस्टिक मिसाइल की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई। ये पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करती है, पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करके बाहर निकल करके, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल करके वापस दोबारा वायुमंडल में प्रवेश करके और फिर अपने टारगेट को क्या करती है, ये हिट करती है, बर्बाद करती है, खत्म करती है। आप जो मर्जी समझे, बात समझना। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, अब यहां पर एक अंतर हो गया। पहला अंतर क्या हुआ आपका कि ये ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती है, ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती है। दूसरी बात भाई, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल आपकी, ये क्या करती है, ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती है। साथ ही हम बात करें ये क्या करती है, लंबी दूरी
कि टीजीटी, टीजीटी का मतलब है टारगेट को हिट करती है या बर्बाद करती है भाई, बर्बाद करती है। और जब ये ज्यादा ऊंचाई पे उड़ेगी तो वायुमंडल से बाहर जाएगी, वायुमंडल से बाहर जाकर के वापस वायुमंडल में प्रवेश करती है, वायुमंडल से बाहर जाकर वापस वायुमंडल में प्रवेश करके जो टारगेट है उसको क्या करती है, बर्बाद करती है। और ये मतलब कहें क्या, इसकी जो दूरी है, इसकी जो रेंज है, ये इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। हम इसको या ये कह सकते हैं काफी लंबी दूरी ये तय करती है, काफी लंबी दूरी तय कर करके इसको ये ऐसे भी समझ सकते हैं, काफी लंबी दूरी तय करके, काफी लंबी दूरी तय करके टारगेट को क्या करती है, ये बर्बाद करती है। अब देखो भाई, हमने यहां पर हमारा जो क्वेश्चन था, एक बार रिपीटेशन मारूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। बात करी थी हमने किसकी, कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा देश, किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल की क्या किया है, सफल परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक का सफल परीक्षण आपका नॉर्थ कोरिया या उत्तर कोरिया ने किया है। साथ ही बात करें 700 किलोमीटर दूरी इसने तय करके अपने टारगेट को क्या किया, बर्बाद किया है, सफल परीक्षण हुआ। पहली बार उसने 2021 में इसका क्या किया था, परीक्षण किया था। अब हमने बात करी किसकी, मिसाइलों की बात करी। मिसाइलों को हमने समझने के लिए 3 भागों में बांट लिया है, एक आपका सबसोनिक है, दूसरा सुपरसोनिक है, तीसरा आपका हाइपरसोनिक है। सबसोनिक की बात करी मैंने, जिसकी स्पीड, जिसकी गति आपकी 0.8, आवाज की गति से 0.8 आपकी गुना कम है, 0.8 गुना कम है, तो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी सबसोनिक। और जिस मिसाइल की गति आपकी 2 से 3 गुना, आवाज की गति से 2 से 3 गुना ज्यादा है, वो आपकी कौन सी बन जाएगी, आपकी सुपरसोनिक मिसाइल बनती है। और तीसरी बात करी थी हमने, किसकी बात करी थी, हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल वो है जो अभी चर्चा का विषय था, जिसकी स्पीड आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो लगभग दोस्तों 6200 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की बात यहां पर होती है, यानी कि 6200 किलोमीटर ये निकल जाएगी, ठीक है। और अभी एक मुद्दा और भी था, जैसे चीन ने सुना था कि एक ऐसी मिसाइल छोड़ी है, चीन ने मिसाइल जो पृथ्वी के 2 बार चक्कर काट करके लिए, हालांकि वो टारगेट के पास नहीं गई, उसमें काफी विवाद उठा था, टारगेट से पहले ही गिर गई थी, बट उसने पृथ्वी के 2 चक्कर काटे थे। इस टाइप की कुछ बातें हवा में आई थी, सच कितना था झूठ कितना था कह नहीं सकता, बट यहां पर हमने हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करी, इसकी स्पीड की बात करी। साथ ही फिर हमने इस मिसाइल को समझने के लिए 2 तरीके, एक क्रूज मिसाइल होती है आपकी, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल वह मिसाइल होती है जो कम दूरी की मिसाइल होती है, कम दूरी की मिसाइल आपकी क्या कहलाती है, क्रूज मिसाइल। और ये पृथ्वी के नजदीक उड़ती है, किसके, पृथ्वी के नजदीक उड़ती है, ये वायुमंडल से बाहर नहीं जाती है, इसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर के आसपास रहती है। ये आपकी कौन सी, क्रूज मिसाइलें होती है। और बैलिस्टिक मिसाइल, एक वर्ड और सुना था आपने, मैंने 2 भागों में बांटा, क्रूज और बैलिस्टिक। बैलिस्टिक मिसाइल वह मिसाइल होती है आपकी जो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलती है और वापस लंबी दूरी तय करके पृथ्वी के वायुमंडल में वापस प्रवेश करके अपने टारगेट को क्या करती है, अपने टीजीटी को क्या करती है, बर्बाद करती है। वो आपकी क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी स्पीड दोनों की दोनों हाइपरसोनिक है, स्पीड इसकी आपको मैंने बता दी 5 गुना ज्यादा, आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा इसकी स्पीड रहती है भाई। ओके, अंतर आपको मैंने बता दिया, क्रूज में और बैलिस्टिक में मैंने आप लोगों को अंतर बता दिया। अब एक बार थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अपने और आगे मिसाइल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चनों पे, जो आपको आगे चल करके बहुत काम आने वाले हैं। चलिए भाई दोस्तों, अगर समझ में आता है तो जरूर बताना, मैं हर डे क्लास दूंगा आप लोगों को, ऐसी क्लास दूंगा। क्लास आपकी हो सकता है कम से कम 2 आवर की, 2 घंटे की क्लास जा सकती है आपकी क्लास। अगर पूरी देखेंगे आप, पर डे की अगर बात करेंगे, पर डे अगर आपने पढ़ना ही है तो एक बार जरूर कमेंट्स करें, हाँ सर हमारे को पूरी क्लास दो, नहीं तो मैं आज इस क्लास को एक बार बीच में जरूर छोड़ रहा हूं। इस क्वेश्चन को पूरा करा करके फिर मैं इस क्लास को छोड़ूंगा भाई, और आपके ऊपर छोड़ूंगा कि अगर आप चाहोगे तो क्लास दूंगा, नहीं चाहोगे तो नहीं दूंगा। मतलब इस टाइप की क्लास तो दूंगा, बट इस टाइप की क्लास आपके बीच में नहीं मिलने वाली है। चलिए भाई, आपका ये जो क्वेश्चन था इस पे बात हो चुकी है। अब हम भारत की मिसाइलों के बारे में, अरे दोस्तों मेरे भाइयों और बहनों, पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो कि उसे बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने आज फ्रेंगी लैंग्वेज है उसके टेंस पढ़ने हैं, भाई हमने टेंस पढ़ने हैं, आपने 2-4 दिन उन टेंसों को पढ़ा, फिर छोड़ दिया, फिर भूल गए, पूरी जिंदगी भर वो टेंस सिर में दर्द बने रहेंगे। अरे उसको एक बार 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, चाहे 2 महीने लगे, एक बार बिल्कुल खत्म करो, जड़ तक खत्म करो, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, उसके बाद छोड़ दो। पूरी लाइफ टेंशन तो नहीं है।
अरे पूरी लाइफ ये डर तो नहीं है कि हम टेंस का जवाब नहीं दे सकते, कम से कम ये तो सेटिस्फैक्शन है कि हाँ टेंस में से कहीं से कुछ भी पूछे भाई बिल्कुल 100% हमारा टॉपिक तैयार है। तो टॉपिक अगर कोई भी है तो उसको ऐसे तैयार करना है कि उसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। बहुत सी चीजें मुझे यहां पर छोड़नी पड़ रही हैं जो जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, बट समय की इजाजत नहीं है, मुझे प्लेटफॉर्म की इजाजत नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। बार बार मेरे को इशारा भी किया जा रहा है कि सर समय हो चुका है इनडायरेक्ट रूप से, तो वो सारी चीजें मेरे बीच में है, बट फिर भी जितना एज पर पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा। यहां पर अब है भारत की मिसाइलों की बात करेंगे। भारत की मिसाइल, भारत की मिसाइलों की अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी हैं उनके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। पहली बात करें भारत की जो प्रमुख मिसाइलों की अगर हम बात करते हैं तो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं आपकी, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें कह सकते हो आप। आपकी नंबर 1 है आपकी, देखिए पृथ्वी 1 है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, साथ ही बात करें पृथ्वी 3 और प्रहार। ये आपकी कम दूरी की मिसाइलें हैं। पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 और प्रहार, ये आप लोगों की कम दूरी की मिसाइलें हैं। आप कह सकते हो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, आप इसको कह सकते हो कम दूरी की। अच्छा मैंने लिख दिया है कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें। ओके, अब है मध्यम दूरी की, मध्यम दूरी की, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। भाई इनकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए अग्नि 1, अग्नि 1 है आपकी, स्वदेशी तकनीकी से विकसित है। भाई ध्यान रखना, यहां अग्नि 1 से मुझे एपीजे अब्दुल कलाम की याद आती है। एपीजे अब्दुल कलाम की जब मुझे याद आती है तो मुझे विंग्स ऑफ फायर जो उनकी पुस्तक है उसकी भी याद आती है। और जब एपीजे अब्दुल कलाम की मुझे याद आती है तो मुझे एक उनका एक वो सीन भी वो भी याद आता है कि एक 7th या 6th स्टैंडर्ड की एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा था, सर सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए, सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला था ग्रेट एम, आई हैव ग्रेट एम। उसके बाद उन्होंने बोला था कि एक ग्रेट एम होना चाहिए, उसके बाद नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए, आप लगातार उस पर मेहनत करते रहिए। यही सक्सेस के उन्होंने 4 मंत्र दिए थे, वो भी मुझे याद आते हैं, सक्सीड, सक्सीड के लिए या सक्सेस के लिए। चलो उस पर बात नहीं करूंगा, बट अग्नि की बात करी है तो मुझे उनकी याद आ गई है। भाई परमाणु सक्षम मिसाइल है आपकी, ये कैसी है, स्वदेश तकनीकी से, तकनीकी की बात करें स्वदेश तकनीकी। ओके, साथ ही परमाणु सक्षम है, परमाणु सक्षम है, ये भी याद रखना भाई। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ी एक बात जरूर मैं यहां पर बताना चाहूंगा आप लोगों को। उन्होंने कभी इंटरव्यू दिया था फ्लाइंग अफसर बनने के लिए और उन्हें ये कहकर के बाहर निकाल दिया गया था कि वैकेंसियां नहीं हैं, बाहर आ गए। अगर वो एक हार से बैठ जाते या अपनी मेहनत नहीं करते तो शायद में भी वो आज यहाँ नहीं होते जहां आज हम इज्जत से उनका नाम ले रहे हैं। और बाद में एक समय ऐसा आया जो वो तीनों सेनाओं के कमांडर बने। एयरफोर्स में होते तो लास्ट चलो मान लिया एयरफोर्स के जनरल बन जाते, जनरल रैंक तक पहुंच जाते, एयरफोर्स के कमांडर बन जाते, ठीक है, लेकिन आर्मी और उसके तो नहीं बन पाते ना। अब वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति रहे। उन्होंने अपनी मेहनत को कभी खराब नहीं किया, कभी अपनी मेहनत को छोड़ा नहीं उन्होंने करना। तो कभी कोई छोटी मोटी अगर अंश मतलब असफलता मिलती तो इसका मतलब ये नहीं है, वो भगवान भी नहीं चाहता कि आप उस छोटे से पद पर या उस छोटी सी नौकरी के अंदर बंद जाएं। वो ऊपर वाला भी नहीं चाहता, उसे पता वो क्वालिटी के हिसाब से जॉब डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्वालिटी कहां से पैदा होती है? क्वालिटी मेहनत से पैदा होती है। तो जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतनी बढ़िया क्वालिटी में निखार आएगा, उतनी बढ़िया आपको जॉब मिलेगी। मेरा तो सिर्फ एक पॉजिटिव थिंक की बात है। यहाँ बहुत से लोग बोलेंगे हाँ जो खुद नौकरी करके आ गया तो बकवास कर रहा है, अब पढ़ा रहा है, फलाना ढिमकाना। बहुत से लोग विचार मन में आ जाते हैं, हो सकता है बाहर ना आए लेकिन मन में आते होंगे कि बातें आ रही हैं। अरे दोस्त, मेरी बात बनाने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बट सच्चाई है, कबूतर और बिल्ली वाली बात नहीं करनी है कभी भी। समस्या है उसको देखो, टेस्ट है उसको समझना है। छोटी सी असफलता मिली तो क्या हो गया? मन तोड़ के बैठ जाओगे? समय विपरीत चल रहा है, क्या हो गया?
कोविड-19, सारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, मन नहीं करता, रिजाई के अंदर है तो सर्दी है, नींद आएगी, सारी चीज़ों से लड़ना सीखो। चलिए बात करें हम यहाँ पर मिसाइल की। अग्नि मिसाइल परमाणु ले जाने में सक्षम है। उसके बाद जो इसकी मारक क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो 700 किलोमीटर तक, भाई कितने किलोमीटर तक है? 700 किलोमीटर तक है। उसके बाद अग्नि 2, अग्नि 2 है आपकी, ये 1 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये भी स्वदेशी है, ये भी डीआरडीओ द्वारा, भाई अग्नि 2 ये भी डीआरडीओ द्वारा निर्मित की गई थी, डीआरडीओ कह सकते हो आप। ओके, उसके बाद अग्नि 3, अग्नि 3 ये भी इसका वर्जन था, ये भी डीआरडीओ। और फिर अग्नि 4, भाई अग्नि 4 है। अग्नि 5, अग्नि 5, अग्नि 5 ध्यान रखेंगे भाई। अग्नि जो 5 है ये अंत महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से भी इसको जाना जाता है, अग्नि 5 को। अंत महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जा सकती है और इसकी जो रेंज है 5000 किलोमीटर। इसकी जो रेंज बताई गई कितनी? 5000 किलोमीटर। और साथ में ध्यान रखना भाई, भारत प्रोग्रेस कर रहा है बहुत तगड़ी, और अग्नि 6 भी बनने वाली है। ये आपकी क्या अभी प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेस इसकी बनने की, या विकासशील कह सकते हो आप इसको। ये भी मिसाइल आपकी बन रही है, अग्नि 6 मिसाइल आपकी बन रही है। चलो भाई, उसके बाद है आपकी सूर्य मिसाइल, एक मिसाइल आपकी सूर्य मिसाइल। ये सारी की सारी स्वदेश तकनीकी है भाई। सूर्य मिसाइल, डीआरडीओ जिंदाबाद, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिंदाबाद। चलिए डीआरडीओ, ये भी अंत महाद्वीपीय मिसाइल आपकी सूर्या, ये भी लंबी दूरी की मिसाइल आपकी, लंबी दूरी की अंत महाद्वीप, ये भी डीआरडीओ, डीआरडीओ ये भी आपकी डीआरडीओ। ओके, ये कुछ मिसाइलें थी आपकी मध्यम दूरी की। यहाँ पर हमने देखो कम दूरी की बात करी, मध्यम दूरी की बात करी, और लंबी दूरी की मिसाइलों की हमने यहाँ पर बात करी है। अब हम एक बार बात करेंगे किसकी, जो पनडुब्बी से जो छोड़ी जाने वाली मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, हवा से सतह पर मार करने वाली कौन सी है, और मिसाइल को रास्ते में गिराने वाली मिसाइल कौन सी है। उन सिस्टम के ऊपर हम बात करने वाले। क्लास छोड़नी नहीं है, बहुत कुछ आने वाला है इस क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान रखें भाई, ये दोबारा से नहीं मिलने वाली चीजें, ध्यान रखेंगे। ओके, पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि पनडुब्बी से मार करने वाली या मारने वाली मिसाइलें, जो पनडुब्बी प्रक्षेपित कह सकते हो आप, प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल की यहां पर हम बात करेंगे। यानी कि जो पनडुब्बी से छोड़ी जाएगी वो मिसाइल कौन सी है, उसके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। कॉपी पेन हाथ में रखेंगे भाई। ये आपका K-15 मिसाइल का, पहली मिसाइल का जिक्र किया इसने, K-15 अगारिका, क्या नाम इसका, अगारिका K-15 पनडुब्बी से पनडुब्बी। आपने को गजनी मूवी देखी होगी ना, एक मूवी देखी होगी गजनी, पनडुब्बी कैसे आपको पनडुब्बी से पनडुब्बी मार करते हैं। ज्यादा मैं उस पर बात नहीं करूंगा। दूसरी जो मिसाइल है पनडुब्बी से छोड़ने वाली आपकी KSLBM है। तीसरी जो मिसाइल आपकी K5SLBM है, जो कि अभी ये भी डीआरडीओ क्या कर रहा है, विकासधीन है। ये अभी विकासधीन है, यानी कि बन रही है भाई आपकी अभी ये K5SLBM। ओके, बहुत सारी चीजें बताने को, लेकिन बता नहीं सकता भी। उसके बाद आपकी सामरिक मिसाइल कौन कौन सी है आपकी, इसके ऊपर बात करेंगे हम। सामरिक मिसाइल शौर्य है आपकी, डीआरडीओ जिंदाबाद। प्रहार है, ये भी डीआरडीओ जिंदाबाद, ठीक है। क्रूज मिसाइल, फिर एक और आ जाएगा आपका क्रूज मिसाइल कौन सी है, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। समझ चुके होंगे आपके। क्रूज मिसाइल होती क्या है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। देखिए, ब्रह्मोस मोस्ट इंपोर्टेंट मिसाइल फॉर भारत, ब्रह्मोस कम दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल है। ये कम दूरी
की सुपर सोनिक मिसाइल भाई, कम दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल है। ये पनडुब्बी पानी जहाज, नोट डाल के लिख लेंगे नोट। जो ब्रह्मोस जो मिसाइल है कम दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल है। ये कहां कहां से दागी जाती है ये ध्यान रखेंगे। देखिए पनडुब्बी से दागी जाती है, पनडुब्बी जहाज, पनडुब्बी जहाज, पानी का जहाज, पनडुब्बी हो गया। नंबर 2 पे पानी का जहाज हो गया। नंबर 3 पर है विमान, एरोप्लेन से भी और जमीन से भी। यानी कि हर जगह से ब्रह्मोस को हम क्या कर सकते हैं, दुश्मन के ऊपर दाग सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, दुश्मन के ऊपर दाग सकते हैं। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये आता कि ब्रह्मोस जो 1 थी आपकी, ब्रह्मोस जो 1, सॉरी ब्रह्मोस 1, क्योंकि इसका वर्जन भी आ गया भाई। ब्रह्मोस 1 के ऊपर बात करूंगा मैं। देखिए भाई मैंने यहां पर बात करी पनडुब्बी से प्रक्षेप, जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है K-15 है, KSLBM है, K5 SLBM है DRDO द्वारा। उसके बाद सामरिक मिसाइलों की यहां पर बात करी, शौर्य है आपकी, प्रहार है, DRDO जिंदाबाद, जय हो। क्रूज मिसाइल की बात करी तो ब्रह्मोस 1 कम दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल है। पनडुब्बी जहाज, जमीन, हवा, पानी, कहीं से भी ब्रह्मोस 1 को क्या कर सकते हैं हम, दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। और दोस्तों यहां क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ब्रह्मोस 1 हमने किसके सहयोग से बनाया, DRDO ने किसके सहयोग से बनाया। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि ब्रह्मोस 1 का जो निर्माण किया गया था ये किसके सहयोग से किया गया था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आंसर देता हूं, रूस, रसिया के सहयोग से क्या किया गया, रसिया के सहयोग से इसे बनाया गया ब्रह्मोस 1 को भाई। चलिए भाई अगला जो आगे जो क्वेश्चन आएगा आपका वो भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आने वाला है। क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे, देखो पूरी क्लास, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए भाई अगली जो मिसाइल आती है यहां पर नोट डाल के देखें, रूस के NPO, किसकी मदद से भाई, रूस के NPO मेसिनोस्ट्रोनिया, मेसिनोस्ट्रोनिया के द्वारा इसको NPO के तथा DRDO दोनों ने मिलकर के इसको ब्रह्मोस को बनाया था। किसने मिलकर के भाई, दोनों ने मिलकर के ब्रह्मोस को बनाया था, संयुक्त रूप से इसका विकास किया। ये आप लोग बेटर अंडरस्टूड हैं, ये आप लोगों को पता है। चलिए बात करें यह रूस की किस पर आधारित, कौन सी तकनीकी पर, तो ये रूस की किसकी, रूस की P800 ओकिंस क्रूज मिसाइल, ओकिंस क्रूज मिसाइल पर आधारित थी भाई। किस पर आधारित थी, ओकिंस क्रूज मिसाइल पर यह आपकी आधारित रही है। उसी के साथ करें बात करें हम ब्रह्मोस 2, कौन सी भाई, ब्रह्मोस 2 की हम यहां पर बात करते हैं। ये आपकी जो ब्रह्मोस 2 है ये भी DRDO, ये भी आपकी एक DRDO द्वारा बनाई जा रही है रूस के सहयोग से। ये भी रूस के सहयोग से बनाई जा रही है, रूस के सहयोग से DRDO, रूस के सहयोग से DRDO द्वारा बनाई जा रही है ब्रह्मोस 1। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। NPO मेसिनोस्ट्रोनिया DRDO, ये इसका संबंध कहां से, रूस से भाई, ध्यान रखना इसका संबंध कहां से, रूस प्लस DRDO इंडिया, इन दोनों ने मिलकर के ब्रह्मोस 1 और साथ ही ब्रह्मोस 2 का भी क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और ब्रह्मोस 2 भी रसिया के सहयोग से बनाई जा रही है, ये भी आप लोगों को पता है। अगला भाई आपका, और ये आपकी क्या है, एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपकी, ये भी आप लोगों को पता है। ओके, उसके बाद बात करें निर्भय, आपकी अगली जो मिसाइल है, ब्रह्मोस हो गया, उसके बाद निर्भय की यहां पर हम बात करते हैं। निर्भय जो मिसाइल आपकी, यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, यह एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, यह भी ध्यान रखेंगे आप लोग। साथ ही बात करें ये किसने बनाई थी भाई, ये DRDO द्वारा बनाई गई है, लंबी दूरी की मिसाइल है। कैसी मिसाइल आपकी, ये लंबी दूरी की मिसाइल है। कैसी मिसाइल आपकी, ये लंबी दूरी की मिसाइल है। उसके बाद आता है आपका शिप लॉन्चिंग, यानी कि शिप से हम किस मिसाइल को दाग सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। देखिए भाई थोड़ा सा रफ कर रहा हूं मैं इसको, जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है। साथ के साथ नोट करेंगे इसको आप लोग
क्या करेंगे, साथ के साथ नोट करेंगे भाई। ओके, शिप से कौन कौन सी मिसाइलें हैं जिन्हें हमने लॉन्च कर सकते हैं, शिप लॉन्चिंग मिसाइल कौन सी आपकी, उसके ऊपर भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। थोड़ा सा समय क्लास का ज्यादा जा रहा है भाई दोस्तों, क्यूट नहीं करेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, क्लास में बने रहेंगे। जहां नजर हटी दुर्घटना घटी, जहां स्किप किया गए, जहां क्लास छोड़ी गए। तो शिप लॉन्चिंग मिसाइल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आप लोगों के, कहीं भी ढूंढ लेना, नहीं मिलेंगे भाई। शिप लॉन्चिंग सिवाय पेपर के, बैलिस्टिक शिप लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है आपकी, तो ये आपका धनुष है भाई, धनुष मिसाइल। सीधा पूछेंगे धनुष को हम कहां से लॉन्च करते हैं, धनुष मिसाइल आपकी कौन सी है भाई, आपकी धनुष मिसाइल, धनुष मिसाइल है। उसके बाद आपकी आती है टैंक भेदी मिसाइल, टैंक को बर्बाद करने वाली कौन सी मिसाइल है, टैंक भेदी मिसाइलों का भी हम यहां पर जिक्र करेंगे। तो ये नाग मिसाइल है, अमोगा मिसाइल है। कौन कौन सी भाई, नाग मिसाइल नंबर 2, नंबर 1 नाग मिसाइल, नंबर 2 अमोगा मिसाइल। और कौन सी मिसाइल होगी आपकी, ये अमोगा मिसाइल। सतह से हवा में मार करने वाली ये कौन सी मिसाइल थी आपकी, शिप से मार करने वाली धनुष मिसाइल आपकी। टैंक को कौन सी भेजती है, नाग मिसाइल और अमोगा मिसाइल। ये भी भारत के अंदर हैं जो कि टैंक को बर्बाद करने की हिम्मत रखती हैं, टैंक को खत्म करने की, टैंक को जलाने की हिम्मत रखती है। साथ ही बात करें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, मैंने बताया था, बताऊंगा हवा से मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, सतह से हवा में मार करने वाली, हवा से सतह में, जमीन पानी से हवा में, हवा से पानी में, पनडुब्बी से, शिप से और एरोप्लेन हवाई जहाज से, जो फाइटर विमान से जो दागी जाने वाली मिसाइल है कौन कौन सी है, उनके ऊपर यहां पर बात होने वाली। सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल आपकी आकाश, कौन सी आपकी आकाश मिसाइल है भाई, कौन सी मिसाइल आपकी आकाश मिसाइल। और ये क्या करती है, जमीन से हवा में निकट दूरी पर, जमीन से हवा में निकट यानी कि थोड़ी दूरी पर भाई, निकट दूरी पर मार करती है, दूरी पर मार करने वाली मिसाइल है भाई, निकट दूरी पर, जमीन से हवा में निकट दूरी पर मार करने वाली मिसाइल यही है। उसके बाद है त्रिशूल मिसाइल, कम दूरी, यह भी आपकी कम दूरी पर, जमीन से हवा में मार करने वाली, कम दूरी पर हवा में मार करने वाली, ये भी भाई, वो भी निकट दूरी वाली थी, ये भी कम दूरी वाली है। और इसकी जो मारक क्षमता है त्रिशूल की, लगभग 9 किलोमीटर तक ये आपके टारगेट को क्या करती है, अपने टारगेट को बर्बाद करती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपकी ब्राक 8, तीसरी है ब्राक 8, ये एक और मिसाइल अभी आपकी सतह से हवा में मार करने, भारतीय इजराइल मिसाइल है, लंबी दूरी की मिसाइल है, भारत इजराइल मिसाइल है। भारत इजराइल मिसाइल कौन सी आपकी, ब्राक 8। और ये किस प्रकार की मिसाइल आपकी, लंबी दूरी की मिसाइल है भाई। कैसी मिसाइल आपकी है, लंबी दूरी की मिसाइल है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैंने एक बात और बोली थी कि अगर किसी देश ने हवा में कोई मिसाइल छोड़ दी, फॉर एग्जांपल हमारे परम मित्र कमीना पाकिस्तान, उसने जैसे अगर वहां से मिसाइल छोड़ी, तो हमारे पास क्या है, उस मिसाइल को बीच में रोकने के लिए या उसको हमारी जनता को बचाने के लिए या हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारे पास कौन सा साधन है, मैंने बताया था आप लोगों को। तो वो आ रहा है आपका अगला क्वेश्चन, वहीं से निकल करके, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की हम यहां पर बात करते हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस, पृथ्वी नंबर 1, पृथ्वी एयर डिफेंस, क्या भाई आपका पृथ्वी एयर डिफेंस। इसमें क्या होगा, वायुमंडल के बाहर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही बर्बाद कर देगा। जैसे ही हमें पता लगा हमारे रेडार की रेंज में आएगी मिसाइल, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो चाहे किसी भी प्रकार की मिसाइल हो, जैसे हमें पता लगेगा, हमारे जो वीर बहादुर
वीर सपूत जो भारत माता के वो बैठे हैं, वो तुरंत इसको लॉन्च करेंगे और उसे रास्ते में वहीं कंडम, कहां पर, कराची में ही कंडम। ठीक है, चलिए भाई। उसके बाद है ये किस मिसाइल के आधार, पृथ्वी मिसाइल के आधार पर बनी है, बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए बना है और ये रास्ते में इसको क्या करता है, खत्म करता है भाई। ठीक है, ओके। एडवांस एयर डिफेंस, एक क्या होगा आपका पृथ्वी एयर डिफेंस, दूसरा क्या आ जाएगा आपका एडवांस एयर डिफेंस। एडवांस एयर डिफेंस ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या करेगा, ये आपका 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में आने वाली, वायुमंडल में 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में आने वाली मिसाइल को वहीं पर बर्बाद कर देगा, वायुमंडल के अंदर ही। कहां पर है, वायुमंडल। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अगर कोई मिसाइल आ रही है तो 30 किलोमीटर पहले ऊंचाई पर ही, वहीं जहां से ये लॉन्च हुई है, जैसे हमें पता लगा, पता लगते ही कुछ ही सेकंडों बाद, सेकंडों का खेल है भाई, और रोकने के लिए बनाया गया हवा, ये एयर डिफेंस सिस्टम आपका ध्यान रखेंगे। दो हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। दो सिस्टम ऐसे हैं जो हम मिसाइल को, दुश्मन देश की मिसाइल को रास्ते में ही बर्बाद कर सकते हैं। बस थोड़ा सा रह गया है भाई, उसके बाद बहुत से लोग परेशान हो रहे होंगे। अरे भाई परेशान तो मैं भी बहुत हो चुका हूं। ठीक है, इस कोरोना भाई साहब ने परेशान कर रखा है। दोस्तों क्लास स्किप नहीं करना, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन और कब आपके बीच में पहुंच जाएगा, यह ध्यान रखना। किस पेपर में किस रूप में मिलेगा, यह कोरोना की तरह आपको मिलेगा वहीं। जैसे कोरोना से बचाव के लिए दूरी, मास्क, वैक्सीनेशन, ये सारी चीजें हैं, ऐसे इन क्वेश्चनों से बचने के लिए एक ही रामबाण इलाज है और वो है हेमंत सर की क्लास। तुमने तो कभी बोलना नहीं, मैं बोल लूं, है ना। चलो भाई आगे बात करेंगे। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल, मिसाइल ये कौन सी बनेगी आपकी, अस्त्र है नंबर 1। अस्त्र कौन सी आएगी आपकी भाई, अस्त्र, जो हवा में हवा से मार करने, और भारत की पहली मिसाइल है भाई ये, भारत की इस प्रकार की पहली मिसाइल कह सकते हो आप लोग। ठीक है, हवा से सतह में मार करने वाली। अगली हवा से सतह, मैंने बोला था मैं हवा से हवा में भी बात करूंगा, हवा से सतह में भी बात करूंगा, सतह से हवा में भी, और सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही है। और डीआरडीओ एंटी रेडिएशन मिसाइल, जय हो डीआरडीओ, एंटी रेडिएशन, एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल भाई। ये क्या है, डीआरडीओ द्वारा विकसित है एंटी रेडिएशन मिसाइल। दुश्मन के रेडार एंड ट्रांसमिट सिग्नलों को क्या करती है, ये दुश्मन का जो रेडार और ट्रांसमिट सिग्नल, रेडार और ट्रांसमिट सिग्नल, देखो क्या है, यानी कि जैसे भारत से कोई मिसाइल छोड़ी तो हमारे जो पर मित्र रहा होगा जिसके ऊपर हम मिसाइल छोड़ेंगे, तो वहां पे क्या होगा, उसको पता कैसे लगेगा। तो जो रेडार है, ये जो सिस्टम सिग्नल के थ्रू उनको बताता है कि भाई मिसाइल, जैसे हमारे पास कुछ आ रहा है तो हम क्या करते हैं, तो रेडार के थ्रू ही हमें पता लगता है कि कोई मिसाइल हमारे ऊपर आ रही है, तो तभी तो उसको रास्ते में गिराएंगे। तो ये जो मिसाइल आपकी एंटी रेडिएशन जो मिसाइल है डीआरडीओ ने बनाई है, ये क्या करेगी, उस रेडार को ही खत्म करती है। ले पहले तू ही जिम, है ना। तो ये मिसाइल भी भारत के अंदर है, भारत के अंदर है ये मिसाइल भी है कि वो अगले वाले का रेडार सिस्टम खत्म। और आज की जो लड़ाई है दोस्तों, वो लड़ाई सिग्नल के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। टेक्नोलॉजी का युग है ये। कैसा युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। और आज की जो लड़ाई हथियारों से तो है ही है, साथ में ये भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसके बाद भाई हवा से सतह में मार करें, देखो हवा से हवा में मार करने वाली होगी, हवा से सतह वाली बात होगी, है ना। ओके, उसके बाद आपका ये हो गया, क्लियर हो गया।
तो ट्रांसमिट सिग्नलों को भी ये क्या करती है, खराब करती है। चलिए भाई, यहां पर जितना हो सकता था मैंने आप लोगों को मिसाइल के बारे में बताने की कोशिश करी। समय बहुत हो गया है, लेकिन एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा, यहीं बने रहेंगे। जिसने पानी पीना है क्लास को रोक करके पानी पी के आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, जैसे मर्जी। वहां कोई बोल रहा है क्या कैसे क्लास है, बट पेन कॉपी हाथ में, पेन कॉपी हाथ में होनी चाहिए। ये नहीं कि थाली खाने की सामने रखी है, सर यहां पढ़ा रहे हैं, 12:15 हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात करें। अभी हाल ही में कजाकिस्तान में विरोध हुआ था, ये भी आप लोगों को पता हुआ। चलो छोड़ दो इसको, कजाकिस्तान वाले की अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं भाई। वहां के प्रधानमंत्री ने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया। पूछ लेगा आप लोगों से कि किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये जो आज की जो क्लास थी, ये जो क्लास है आपकी पहली क्लास कह सकता हूं मैं इसको। सबसे पहले तो मैं 2 मिनट आप एक बार रुकेंगे यहीं, आप क्लोज नहीं करेंगे, मैं बहुत सी कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं। पहली बात तो ये कि 1 जनवरी से जितना भी करंट, चाहे लॉकडाउन 6 महीने का हो, चाहे लॉकडाउन 10 दिन का हो, कुछ भी हो, पूरा का पूरा मैं दूंगा। आपको इधर उधर भागने की, भटकने की जरूरत नहीं है। मैं क्लासें आपके बीच में लेके आऊंगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, हमने आज पहली क्लास करंट की डाली है। इसमें मैंने आपको 7-8 तारीख का करंट कराया है। 7 दिन का करंट मैंने इकट्ठा रखा हुआ है, जो भी घटनाक्रम हुए हैं सारे के सारे इकट्ठे रखे हुए हैं। उस जब आपको पता है कि एक दिन के सिस्टम के अंदर इतना समय लगता है, तो उस समय चाहिए मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे की क्लास होगी। आप मुझे मैसेज करके बताएं सर पूरे वीक का करंट दे, मैं उसी दिन दे दूंगा। तो मैसेज करें किस दिन आपके पास 4 से 5 घंटे बैठ सकते हो आप, या लेट सकते हो, लेट के देख सकते हो। उसी दिन 4 से 5 घंटे की कंटिन्यू क्लास नॉन स्टॉप आप लोगों के बीच में रहेगी। पूरा का पूरा करंट आप लोगों को दे दिया जाएगा। जब कभी ऑफलाइन आमने सामने होंगे, नहीं समझ में कोई बात आ रही है, तो आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। क्लास रेगुलर देखें, क्लास डेली देखें, और इसको क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। शेयर के पीछे कमाई नहीं है, मैंने बता दिया। हाँ, कमाई के बिना, वो भी एक सच बात है कि कमाई के बिना किसी का काम चलता नहीं है, बट मुझे यहां से हो ही नहीं रही है, और ना ही होने के आसार हैं, क्योंकि मित्र परम मित्र आप जैसे है। आप समझ गए ना मेरी बात। तो बस एक लेवल तो ऐसा रखो यार कि हाँ, लेवल तो भाई और बहनों ऐसा रखो कि हाँ, देखने वालों की लगे कि हाँ यार क्लास देखी गई है, बहुत अच्छा लेवल है, तभी लोग देखते हैं। बड़े विडंबना है कि लोग संख्या देख करके लेवल आंक लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं मेरा काम करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। फिर मिलेंगे आज के करंट के साथ। मैं आज ये जो क्लास बनाई जा रही है आपकी 8 तारीख की थी, तो आज की जो डेट है, आज मेरे ख्याल में 10 तारीख हो गई है। हाँ 10 तारीख, तो हो सकता है 10 तारीख का करंट मैं आपको शाम को वापस एक बार फिर क्लास दे जाऊँ। चलिए, पहले मैं इस क्लास का प्रेम देखना चाहूँगा, उसके बाद फिर इस टाइप की रेगुलर क्लासें रखूँगा, ठीक है भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।